सजेशंस, हिप्नोटिक सजेशन ही तो हमको जो दिए जाते थे, डिपेंड करता है उसकी इफेक्टिविटी को कैसे स्वीकार किया जाए। स्वीकार करता है मन, वैसे ही काम करने लग जाता है हमारा तन। यानी हमारा जो तन है वो मन का एक औजार है। इस औजार को हम प्रयोग करते हैं। बातों के दौरान काफ़ी सारे आपके मन में सवाल भी आ सकते हैं, क्योंकि वैसे चर्चा करना इतना संभव नहीं होगा। तो मैं चाहूँगा कि जैसे जो चैट का इसमें जो प्रोविज़न दिया गया है, उसमें अगर आप अपने सवाल लिखते रहेंगे तो उपयुक्त वक्त के बीच बीच में उसको फिर भी चर्चा करते रहेंगे, ताकि जो सेल्फ हिप्नोसिस रिलेटेड कोई क्वेरी आती है तो लेटर ऑन वी कैन हैव ए फ्यू वर्ड्स ऑन दैट ऑल्सो फॉर क्लैरिफिकेशन, वो भी हम साथ साथ करते रहेंगे। अगर हम अपने पुराने ग्रंथों पर जाते हैं, चाहे वेद से लेकर अगर उपनिषद से लेकर और रामायण महाभारत, इन सब में जाए तो कुछ न कुछ ऐसी प्रक्रियाएँ दी गई हैं जिनको हम आधुनिक रूप के समूह के रूप में मान सकते हैं। जिस प्रकार की क्रियाएँ दी गई हैं, जैसे महाभारत के अंदर कर्ण को कहते हैं परशुराम जी, जिस दिन तुझे इस विद्या की जरूरत होगी तो भूल जाएगा। ये क्या है? दिस इज क्लियरली हिप्नोटिक सजेशन। एक सजेशन दिया गया है जो कि ट्रिगर हो जाता है सिचुएशन के साथ, जिस सिचुएशन के साथ उसको दिया गया है। यानी युद्ध के लिए उसे दिया गया था, युद्ध में जाओगे आप तो भूल जाओगे। तो ये भी हिप्नोटिक सजेशन है। श्री कृष्ण गीता के अंदर जैसे काफ़ी जगह लिखते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में भी लिखते हैं, वो बताते हैं भीष्म पितामह को पिछले जन्म याद दिलाए जाते हैं। और वो सब कहते हैं जब कृष्ण जी आते हैं रथ लेकर तो शैल्य कहते हैं ये माया भी आ गया, ये तो जरूर हरा कर ही जाएगा। यानी उनका प्रभाव इस प्रकार था, उनकी इफेक्टिविटी इस प्रकार थी। अगर आप देखें तो ही वॉज अ वेरी गुड काउंसलर एज वेल। वो सारा काउंसलिंग की पद्धति है जो उसमें की जाती है। इसी प्रकार रामायण के अंदर भी बहुत सारे जिक्र मिलते हैं, जैसे हनुमान जी को बचपन की बात याद दिलाते हैं। तो जब वो सागर को जाने में कहता है कि मैं नहीं जा सकता, बहुत गहरा बहुत लंबा सागर है, तो उसे बचपन की बात याद दिलाते हैं। तो उनकी जो स्ट्रेंथ थी, मन की जो शक्ति थी, वो फिर से एक्टिव हो जाती है, उसका अपने सेल्फ बिलीफ बढ़ जाता है। तो ये तो हमारे ग्रंथों में बहुत जगह पे है, लेकिन ये वर्ड कहीं यूज़ नहीं किया गया है। और ये हमारे नहीं, अगर आप देखें कि अप्रोच द पुराने अगर ग्रंथ हैं तो हर जगह किसी न किसी रूप में इस प्रकार की क्रियाओं का वर्णन मिलता है। यानी जब जितना पुराना मानव है उतना ही पुराना मानव का मन है और उतना ही पुराना ये ज्ञान है। हो सकता है उसकी जो पद्धतियाँ हैं उसके अंदर फ़र्क आया, वो बदली हो, अदरवाइज ज्ञान तो वही है, सेम है। अगर हम थोड़ा सा आगे आ जाते हैं, अगर हम कहते हैं पुराने ज़माने की बातें कर रहे हैं, तो भगवान बुद्ध भी तो यही करते थे, वो थेरेपी देते थे, जाके बात करते थे, हाथ लगाते थे। गुरु नानक देव भी यही करते थे, जीसस क्राइस्ट भी करते थे। यानी काफ़ी सारे हमारे महापुरुष ऐसे हुए जिन्होंने अपने प्रभाव से लोगों के व्यवहार के अंदर फ़र्क लाए हैं। अपने मौजूदगी की वजह से उन्होंने एहसास कराया है कि चेंज हो सकता है हमारा कॉन्फिडेंस लेवल, हमारा व्यवहार, एंड वी कैन परफॉर्म बेटर इन मैनी आस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ। बहुत सारी चीज़ें हम ऐसा कर सकते हैं। अगर आप और आगे आते हैं, जैसे गुरु गोविंद सिंह कहते हैं, सवाल लगता है लड़ावा था दो मछली नाम कराऊँ, ये क्या है? दिस इज ऑल्सो एक सजेशन सिमिलर टू हिप्नोटिक सजेशन, आपको क्या एहसास दिलाने के लिए होता है। तो ये सारी पुरानी बातें हैं। तो ये हमारे इतनी पुरानी बातें मॉडर्न युग में कहाँ से आ गई? इसकी शुरुआत की थी डॉक्टर मैस्मर ने। डॉक्टर मैस्मर का नाम आप लोगों ने सभी ने सुना होगा, मैस्मरिज्म का नाम सुना होगा। उनका मानना था कि हर जानवर के अंदर एक मैग्नेटिक फ्लूइड होता है। अब वो जब इम्बैलेंस हो जाता है तो हमारा जो व्यवहार होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, डिसऑर्डर हो जाता है, डिस्कम्फर्ट हो जाता है। और उन्होंने इसका नाम दिया था एनिमल मैग्नेटिज्म। एक क्लिनिक को उन्हें बना रखा था जिसके चारों तरफ चुंबक लगा था, संगीत उसमें बसता रहता था, खुशबुएं उसके अंदर रहती थी, हल्की रोशनी रहती थी, पानी चलता रहता था। एक मैग्नेटिक रोड वो रखते थे जिससे वो पास कहते थे, पास होता। यानी उनकी टेक्निक जो थी
ट्रांस में जाने की। ही वाज अ डेंटिस्ट, वो जर्मनी का डेंटिस्ट था जो कि हेलो। वियना में प्रैक्टिस करता था। लेटर ऑन वो उसके ऊपर कुछ कानूनन केस वेस हुए और उन्होंने वो छोड़ना पड़ गई जगह, फ्रांस में जाकर रहने लग गए थे। वहाँ पे उन्होंने उसको आगे बढ़ाया था। उनका मानना था कि चुंबकीय शक्ति को हम बैलेंस कर देते हैं तो ठीक हो जाते हैं, एनिमल मैग्नेटिज्म है। लेकिन एक बार ऐसा हुआ, वो उनकी जो रोड थी वो बाई चांस नहीं मिला और उन्होंने कोई भी रोड उठाकर किया तो इट वर्क। जब वो काम करती है तो उसे लगा कि चुंबक का तो उसमें कोई रोल ही नहीं था, लेकिन चेंज तो होती थी। वो दांत वगैरह भी निकालते थे हिप्नोटाइज करके विदाउट इंजेक्शन के। तो ये शक्ति, इसका मतलब भगवान ने मुझको शक्ति दी है, मैं एक स्पेशल ह्यूमन बीइंग हूँ। तो ये जो विद्या है मेरे नाम से जानी जाए, इसको मेस्मरिज्म कहा जाए। लेकिन वहाँ पर फ्रांस में कुछ रिसर्च स्कॉलर्स ने उनको फॉलो करके उसी प्रकार प्रैक्टिस किया तो दे वर आल्सो सक्सेसफुल। जो सक्सेसफुल हो जाते हैं तो मैक्सिमर कंफ्यूज हो जाते हैं कि विद्या तो कोई भी कर सकता है। एंड ही एग्रीड बिफोर ही डाइड कि इट इज़ बिकॉज ऑफ द माइंड ऑफ द क्लाइंट, ये पावर माइंड के अंदर है। और उन्होंने मैस्मरिज्म नाम दिया तो काफ़ी पॉपुलर हो गया था। तो उसके बाद डॉक्टर जेम्स ब्रैड स्कॉटिश हेलो। सर्जन, उन्होंने इस प्रक्रिया का हाँ नाम जी। दिया हिप्नोसिस, तो कि हिप्नोस वर्ड से बना है। हिप्नोस हाँ ग्रीक वर्ड जी। जिसके माने होते हैं गॉड ऑफ स्लीप, यानी कि नींद से संबंधित को मान लीजिए। यस। और ये नाम बड़ा पॉपुलर हो गया हिप्नोसिस का तरुण। जब जेम्स ब्रैड ने ये नाम दिया, और लोग इस नाम से इसको बोलने लगे, हिप्नोटिज्म, हिप्नोसिस, इस नाम से पुकारने लगे। लेकिन कुछ अरसे बाद उनको रियलाइज हुआ कि ये नींद तो है ही नहीं, इसका तो नाम Okay. नींद से है, लेकिन नींद की प्रक्रिया तो इसमें शामिल है ही नहीं। ये तो एक जागृत अवस्था है, एक चेतना की अवस्था है, ये सोने की अवस्था नहीं है। तो उन्होंने हिप्नोटिज्म का नाम बदल दिया और नया नाम डिक्लेयर किया मोनोआइडिज्म। मोनोआइडिज्म शायद आपने कहीं सुना भी ना होगा। इसका मतलब होता है फोकस टेंशन। लेकिन टिल देन आपका जो हिप्नोसिस वर्ड था ये पॉपुलर हो चुका था और लोग इस नाम से जानने लगे। उसके बाद इसका जो क्रेडिट जाता है डॉक्टर मैस्मर का, ये है कि उन्होंने मेडिकल फील्ड के अंदर हमारे माइंड पावर को इंट्रोड्यूस कर दिया अपनी विधि के अनुसार से, कुछ इफेक्टिव लोगों को उन्होंने दिखाई। ये उनका बड़ा क्रेडिट जाता है। तो उसके ऊपर काफ़ी सारी रिसर्च हुई। इंडिया में आकर उन्होंने काफ़ी सारे ऑपरेशन भी किए थे। 1892 में इसका लीगलिटी शुरू होती है। सबसे पहले इंग्लैंड के अंदर उन्होंने एज ए थेरेपी हिप्नोसिस को स्वीकार किया, हिप्नोथेरेपी को स्वीकार किया 1892 के अंदर। और उसके बाद 1952 के अंदर हिप्नोटिज्म एक्ट बना। हिप्नोटिज्म एक्ट मेनली स्टेज एक्टिविटीज़ के लिए था। और उसके 3 साल बाद 1955 के अंदर जो कैथोलिक चर्च है उन्होंने भी इसका परमिशन दे दिया कि इट शुड बी यूज। और उसके बाद फिर अमेरिका के अंदर अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने भी सम्मोहन को, यानी कि हिप्नोथेरेपी को मेडिकल यूज़ के लिए अलाउ कर दिया। हालांकि जो इंग्लैंड में अलाउ किया था वो कुछ लिमिटेड चीज़ों के लिए था, जैसे चाइल्ड बर्थ होता है उसके लिए किया था, पेन मैनेजमेंट के लिए किया था, रिलैक्सेशन के लिए, डेंटिस्ट्री के लिए, इस पर एनेस्थीसिया के लिए, इन कुछ चीज़ों के लिए किया था, हर चीज़ के लिए नहीं किया था। लेकिन अमेरिका में इसका स्कोप थोड़ा बढ़ा दिया। उस वक्त तक हिप्नोटिज्म वाज कंसिडर्ड ए डिफरेंट सब्जेक्ट अदर देन साइकोलॉजी। तो 1960 के अंदर साइकोलॉजी एक्सेप्टेड हिप्नोसिस एज वन ऑफ इट्स ब्रांचेस, एक ब्रांच के रूप में इन्होंने मान लिया। और तब से ये एक प्रकार के काउंसलिंग के टेक्निक्स में या काउंसलिंग के स्पोर्ट में इसको यूज़ किया जाता है। यानी साइकोलॉजी में इसकी एंट्री बहुत पुरानी नहीं है। WHO ने भी 1982 में रिकॉग्नाइज किया था। अब हिंदुस्तान की बात करते हैं। हिंदुस्तान ने 2003 में एक सर्कुलर दिया था जिसके अंदर हिप्नोथेरेपी को एज ए मोड ऑफ थेरेपी उन्होंने रिकमेंड किया था कि इट कैन बी यूज्ड बाय द एडिक्वेटली ट्रेन्ड पीपल। ये तो हुई हिप्नोसिस की बात, किस प्रकार हम इसको यूज करते रहे, इसका कैसे ये इवॉल्व हुई है। लेकिन अभी भी वर्ल्ड के अंदर
अधिकतर देशों में नॉन मेडिकल यूज़ के लिए हिप्नोसिस को अलाउ किया गया है, अधिकतर में किया गया है। हिप्नोसिस का एरिया काफ़ी बढ़ गया है, पैरासाइकोलॉजी में इसको काफ़ी यूज़ करना शुरू कर दिया गया है। लेकिन काफ़ी सारे डाउट्स हैं लोगों के दिमाग के अंदर, जो मेरा अपना सोच है कि मेरे ख्याल से 1% लोग भी ऐसे नहीं होंगे जिनको ये सारी क्लैरिटी हो, तो यानी कि इसका स्कोप आगे बहुत बढ़ता है। तो ये इसका जनरल ओवरव्यू था हिप्नोसिस का अब तक का। तो हमने हिप्नोसिस के बारे में जो समझा कि ये एक ऐसे विधि है जो कि हम अपने व्यवहार में बदलाव लाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, हमने इसको इस प्रकार समझा है। अब देखेंगे इस 2 दिन के टाइम में हम और क्या-क्या करते हैं। ये जैसे कि तारीख लिखी है 17 और 18 तारीख को। पहले दिन थ्योरी और सिंपल टेक्निक्स जैसे मैंने बताया, और दूसरे दिन एडवांस टेक्निक की बात करेंगे। तो पहला दिन है, सबसे पहले जो बात हमने करी है कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट अब तक के क्या हुआ है। उसके बाद माइंड के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, ब्रेन वेव्स के बारे में बात करेंगे, माइंड की स्टेट से उसका क्या संबंध है उसके बारे में भी बात करेंगे। फिर हिप्नोसिस के प्रकार, हीटेरो हिप्नोसिस और सेल्फ हिप्नोसिस, किस पर्पज़ के लिए सेल्फ हिप्नोसिस प्रयोग की जाती है, उसके नियम क्या हैं, किस वक्त करनी चाहिए और क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए सेल्फ हिप्नोसिस करने के लिए, और कुछ ट्रेडिशनल टेक्निक्स क्या क्या अब तक यूज़ होती रही हैं। ये बातें आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि हम अगले दिन यानी कि कल के दिन एडवांस टेक्निक्स के ऊपर बात कर सकें। गुड। So this is the counseling आगे procedure. शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं, जब 1 घंटा होगा तो 5 And yes, and there will be a cycle of 5 sessions, and they will take place on weekly basis. Suppose today is Saturday, let's say you had your first session तो अब आते today. हैं सबसे आगे, So the next session will be on next Saturday. ये हिस्ट्री So like this, on every weekend, on every Saturday, or whatever the day on which you will choose your first session, from day onwards, every next week you will have your session for the coming next 5 weeks. हमारा जो माइंड है, लोगों को बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि माइंड हमारा ब्रेन है या क्या है। एक प्रकार से समझिए कि माइंड, See, we recommend it to go on weekly basis because mind needs its own time. नहीं होता है, You cannot force things upon your mind. It will take its own time to heal, to redevelop, कॉन्सेप्ट है to make you come out of that particular issue. ब्रेन के साथ किसी न किसी रूप में जुड़ा रहता है, यानी उसकी एक प्रकार की प्रोग्रामिंग है। Nobody will take 100% guarantee ever in this world. Nobody will ever take. If somebody is taking, then that person is definitely lying to you. हालांकि इसमें काफ़ी सारे लोगों का मतभेद है। We take guarantee that yes, you will see improvement. There will be definitely improvement in your case. In any case, whosoever comes to us, they find improvement in their condition only when they undergo the complete session therapy. If you are interrupting your session therapy, if you are cancelling it in between, then it will not show that kind of progression. सिगमंड फ्राइड का नाम सुना होगा, डॉक्टर सिगमंड फ्राइड, वो भी वियना से 5 sessions. तो डॉक्टर फ्राइड ने बोला था कि हमारा जो माइंड है उसके अंदर एक अनकॉन्शियस लेवल होता है, एक सबकॉन्शियस लेवल होता है और एक कॉन्शियस लेवल होता है। 3 लेवल होते हैं। कॉन्शियस का मतलब जिसके बारे में हम कॉन्शियस है, जिसके बारे में हमें जानकारी जो हम जानते हैं, वो तो कॉन्शियस माइंड हो गया। और सबकॉन्शियस जिसके बारे में जाना जा सकता है, यानी जो सतह के ऊपर है। See, if you want online therapy, then in online therapy we are providing discount. So in that case, you need not to come to our clinic. While being at your home via telephonic session, you can also take वो सारी बातें उसके अंदर है। ये फ्राइड का It is equally effective. हालांकि इसके ऊपर काफ़ी सारे साइकोलॉजिस्ट ने आगे और भी चीज़ें दी, लेकिन जो आधुनिक जो इंटरप्रिटेशन जो आजकल हम यूज़ करते हैं, हम भी 3 लेवल की ही बातें करते हैं। मेन लेवल 2 ही है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस। It's a counseling ये सबकॉन्शियस को we आप will वही eliminate those negative कॉन्शियस thoughts. फ्राइड ने कहा था, We will make उसको हम आजकल सबकॉन्शियस yes, we will make space only for positivity and confidence. No space for negativity or any kind of lack of confidence. यानी हमारा मन के 2 मुख्य हिस्से हुए, एक छोटा जिसे कॉन्शियस माइंड Yes, from first session एक बड़ा जो itself, पूरा you won't be able to notice difference from the first session because it is the starting point.
जो हमारा कॉन्शियस like माइंड but yes there will be some कॉन्शियस माइंड yes हमारे सेंसेस के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, हमारे जो सेंसरी सिस्टम है, देखना, सुनना, सूंघना, चखना, महसूस करना, ये जो सारे जो पांचों सिस्टम है इनसे जुड़ा रहता है। और ये सारे सिस्टम है एनवायरनमेंट से जुड़े रहते हैं। यानी हम एनवायरनमेंट से अपने सेंस ऑर्गन्स के माध्यम से जुड़ते हैं। तो एनवायरनमेंट से सिग्नल पिकअप करते हैं हमारे सेंस ऑर्गन्स और वो ब्रेन में भेजते हैं एनालिसिस करने के लिए। यानी कि ये 5 फैकल्टी हुई जिनसे हम मैसेज लेते हैं। इसके अलावा एक सिस्टम और है। सी हो जाएगा तभी मैंने आपको बोला है, नहीं होता तो मैं मना कर देता। जैसे अगर आपके कहीं दर्द होता है, ऐसा इशू पहली बार नहीं फेस या कर रहे हैं, कोई नेचर कॉल होती है तो आपके शरीर में वो भी मैसेज देती है। यानी कि हम 6 प्रकार से हमारे कॉन्शियस माइंड के माध्यम से मैसेज देते हैं। जो ये मैसेज आता है ये फ्लोट करता है हमारे कॉन्शियस माइंड में कुछ देर तक। ऐसा माना गया कि लगभग 1-1.5 घंटा तक नहीं होगा। पहले रुको पहले रोक रहा हूँ, नहीं होगा, ट्रेसेबल होता है एक सेशन में। उसके बाद धीरे एक दिन में जिम में जाके किसी की बॉडी नहीं बनती है। एक दिन में पानी में मिट्टी धीरे-धीरे बैठ जाती है। इस प्रकार थिंग्स विल टेक टाइम एंड यू नीड टू गिव टाइम। अगर टाइम दे सकते हो तो ही ठीक हो जाता है। लेकिन सबकॉन्शियस लेवल पे नहीं जाता है, उसके थ्रेशोल्ड के ऊपर आ जाता है। यानी थ्रेशोल्ड कौन सा, जिसको हम क्रिटिकल माइंड कहते हैं या क्रिटिकल फिल्टर नाम से कुछ लोग उसको बोलते हैं, वहाँ के स्टोर हो जाते हैं। यानी क्रिटिकल माइंड हमारा 2 लेवल पे जुड़ा हो गया है। एक तरफ कॉन्शियस माइंड से जुड़ा है और एक तरफ वो सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा है। वो दोनों तरफ से जुड़ा हुआ है। और मैंने जैसे बताया वी गिव अ साइकिल ऑफ 5 कॉन्शियस माइंड की तरफ it can get away in the first session also. We cannot say no, or it can take your time up till 5th session as well. अगर हम रात वो तो थेरेपी जब लोगे तो ही वो सामने रिजल्ट आएगा। बिना थेरेपी लिए मैं पहले कैसे बता दूं आपको कि हो जाता है। यानी कि वो हर इंसान की अपनी मेंटालिटी होती है और सबसे कुछ जल्दी रिकवर हो जाते हैं, क्रिटिकल माइंड में जाके स्टोर होता है। रिकवर सारे होते हैं। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि एक स्टोर हाउस से जाकर वो दूसरे नीचे वाले स्टोर हाउस में आ जाता है। और मैं आपसे वही कह रहा हूँ, अगर आप फिजिकली आओगे तो एक सेशन 4000 का है, अगर आप ऑनलाइन लेते हो तो एक सेशन 2000 का, और दोनों इक्वल। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है इट इज ए रिजर्वायर ऑफ इंफॉर्मेशन, हैबिट्स, इमोशंस, वो सारी चीज़ इसके अंदर पहले से ही है। जो हमारे लर्न टेंडेंसी है, जो सीखा है, टेलीफोनिक जैसे अभी आपकी मेरी बात हो रही है, वो सारा इसके अंदर है। और वो जो मैसेज हम लेते हैं एनवायरनमेंट से, कॉन्शियस माइंड से होता हुआ, अब वो अपनी एप्रोप्रिएट फाइल के अंदर फाइलिंग के लिए जा रहा होता है। टेक योर टाइम, मंडे तक मुझे बता देना। सो रहे होते हैं, वो जाएगा वहाँ जहाँ उसकी फाइल होगी। नहीं हम देखो, मैं आपको 1000 और कम करके दे रहा हूँ, और उसके अलावा आपको ट्रैवलिंग का पैसा भी बन जाता है। लेकिन कोविड के टाइम पे भी लोगों ने हमसे ट्रीटमेंट कराया है, कोई नहीं तो उसको एक्सेप्ट होने में घर बैठे सब ठीक है, दैट इज सब होते हैं। हिप्नोसिस सिर्फ सुनने का प्रोसेस है, देखने का, फिजिकली आने का प्रोसेस नहीं है। आमतौर पर घर पे करवाओगे तब भी इक्वली ही इम्पैक्ट आएगा, कुछ डिफरेंस, क्योंकि वो जिसको डिफरेंस होता तो हम ऑनलाइन सेशंस लेते ही नहीं, उसे ही ये अपनाता है। दूसरी बार आएगा तो जान पहचान जब तक हो चुकी होती है, क्योंकि पहले आ चुका होता है, एक्सेप्टेंस होना शुरू हो जाता है। यानी रेपिटेशन यहाँ भी चाहिए होता है। आप इसको ऐसे समझिए जैसे कोई सिगरेट पीने की आदत है किसी को और वो छोड़ना भी चाहता है, वो मदद चाहता है, किसी काउंसलर के पास जाता है और काउंसलर से बातचीत करके अपने माइंड को पक्का बना लेता है स्मोकिंग इज़ बैड। ये उन्होंने अपने अंदर बना लिया है कि सिगरेट पीना तो बहुत ख़राब बात है। ये मैसेज जब सोते वक्त उसकी फाइल में जाता है तो वहाँ तो मैसेज ये है ना, स्मोकिंग इज़ अ गुड एक्सपीरियंस, क्योंकि उसकी हैबिट है, उसको वो जानता है। तो यहाँ पे मिसमैच हो जाता है, और यूजुअली जब मिसमैच होता है तो रिजेक्ट हो जाता है, और क्लाइंट फिर आमतौर पे ये कहता है आज नहीं कल से छोड़ूंगा। इस प्रकार के वो बहाने बनाना शुरू कर देता है। बार बार आने से उसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, रिकग्नाइज हो जाता है और एक्सेप्टेंस हो जाती है। तो इस प्रकार हमारा मैसेज सबकॉन्शियस माइंड में आकर स्वीकार होता है और वो स्टोर बन जाता है। एक बार वो स्वीकार हो गया तो हमारे पास वो बना रहता है, फिर वो जाता नहीं है। तो यहाँ पर हमें ये जानने की ज़रूरत है
कि हमारे मन के ऐसे क्या क्या गुण हैं, ऐसे क्या क्या रूल हैं जो कि काम करते हैं। जो मैंने बताया कि जो नया अनुभव होता है वो आमतौर पर पहली बार वो रिजेक्ट हो जाता है। तो इसमें एक थ्योरी होता है पेन प्लेजर थ्योरी, आप लोगों ने पढ़ा होगा। पेन प्लेजर का मायने हो गया जो नॉन बिहेवियर है वो प्लेजर है, जो अननोन बिहेवियर है वो पेन है। इसे फिजिकल पेन और प्लेजर ग्रुप में ना जाने, यानी पेन प्लेजर थ्योरी यहाँ पे काम करती है। जिसको जान जाता है उसको मानना शुरू कर देता है, जिसको नहीं जानता है उसको नहीं पहचानता है और उसको रिजेक्ट कर देता है और बार बार उसको लाने से वो स्वीकार करना शुरू कर देता है। तो इसके मन के गुण क्या क्या होते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड को स्पेशली माने। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो आमतौर पर जो उसकी भाषा है वो इमेजिनेशन मानी जाती है, इमेजरी जो भाषा होती है। आपने जो काउंसलिंग करते हैं आप लोग, तो काउंसलिंग में भी आप एक इमेजरी क्रिएट कराते हैं। आप इमेजिन करो कि आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं, इमेजिन करो कि आपकी सेहत बहुत अच्छी हो रही है। ये क्या है? ये इमेजरी है, क्योंकि हमारा मन इमेजेस को समझता है। तो लैंग्वेज ऑफ माइंड इज इमेजिनेशन, दैट टू इन 3 डायमेंशंस। 3D इमेजिनेशन के अंदर हमारा मन उसको स्वीकार करता है, चीज़ों को अपने पास स्टोर करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं किसी को कुत्ता, गाय, बकरी कुछ नाम लेते हैं तो उसके जहन के अंदर आप देखेंगे वो इमेज आता है, गाय का इमेज आएगा, कुत्ते का, बकरी का, जो आपने बोला उसका इमेज आएगा। नहीं कि उसका लिखा हुआ गाय या काऊ ऐसा लिखा हुआ नहीं आएगा, क्योंकि हमारे मन के अंदर वो इमेजिनेशन के रूप में स्वीकार हो जाता है। तो एक तो मेन यही हो गया कि इमेजिनेशन हमारी भाषा है। दूसरी बात ये हुई हमारा जो मन है इमेजिनेशन को रियलिटी मानता है, क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस लेवल है वो एनालाइज नहीं करता है। उसे तो एक ही तरीका आता है एक्सेप्टेंस, तो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। वो इमेजिनेशन उसकी भाषा, इमेजिनेशन में जो चीज़ आएगी उसको वो एक्सेप्ट करेगा तो उसके लिए वो रियलिटी उसकी निगाह में वो होगी। यानी इमेजिनेशन को रियलिटी मानता है, इसलिए इमेजिनेशन कराए जाते हैं। इमेजिनेशन को मेंटल रिहर्सल भी कहते हैं। खिलाड़ियों को आप देखेंगे आमतौर पे साइकोलॉजिस्ट उनके साथ रहते हैं और वो उनके मेंटल रिहर्सल बहुत कराते हैं। हर प्रकार के खेल के अंदर आप पाएंगे कि कोई ना कोई साइकोलॉजिस्ट उसके अंदर अपॉइंटेड होता है जो उनका इमेजिनेशन कराता है, मेंटल रिहर्सल कराता है, जो उनकी परफॉर्मेंस के स्टेप्स के ऊपर उनकी पावर को, मेंटल पावर को ट्रिगर करता है, जोड़ता है। तो इमेजिनेशन भाषा है और उसके लिए वो रियलिटी है। तीसरी बात ये माइंड ये कहता है कि जो मैंने स्वीकार कर लिया, यानी माइंड ने जो स्वीकार कर लिया वो बस पक्का है, वो बना रहेगा, वो जाएगा नहीं। दैट कैन बी रिप्लेस्ड ओनली। उसके ऊपर से अगर आप रीप्रोग्रामिंग करें, जैसे कंप्यूटर में करते हैं ना, रीप्रोग्रामिंग जब करते हैं तो पहले वाला इनइफेक्टिव हो जाता है। इसी प्रकार माइंड के अंदर जब हम नई चीज़ डालते हैं प्रोग्राम के माध्यम से, का कि रीप्रोग्रामिंग, यानी एक सिस्टम, एक ऐसा पद्धति जो कि हमारा माइंड स्वीकार करता है, उसके माध्यम से जब इंफॉर्मेशन डाली जाती है तो वो स्वीकार हो जाती है, रीप्रोग्रामिंग का हिस्सा हो जाती है। भगवान बुद्ध ने कहा था मैन इज क्रिएशन ऑफ माइंड, मन ही मानव को बनाता है। क्योंकि तो इमेजिनेशन की हम बातें कर रहे हैं, आइंस्टाइन ने भी कहा था कि इमेजिनेशन तो वास्तविकता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जैसे आज हम इस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, कभी तो किसी ने इमेजिन करा होगा कि ऐसा हो सकता है, तभी तो उसने सिस्टम के स्टेप्स को इवोल्व करा होगा। घर में तो पंखा चलता है, टीवी चलता है, पहले तो किसी के माइंड में इमेजिनेशन ही आई थी। तो इमेजिनेशन से शुरू हो जाती है प्रोग्रेस, मन कॉग्निटिव लेवल पे शुरू हो जाती है और माइंड आपकी हेल्प करता है फिर उसके रास्ते निकालने के लिए। यानी हमारी तो ज़्यादा एक्सेप्टेशन हो जाती हैं जिस पर बार बार ध्यान जाता है, वो चीज़ें हमारे लाइफ में घटित होना भी शुरू हो जाती हैं। इसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं कुछ लोग, कि बार बार जिस चीज़ हकीकत क्या है, बार बार आने से एक्सेप्टेंस हो जाती है। माइंड को जितनी बार रिपीट किया जाता है, रसरी आ जाते सिल पर परत निशान वाली बात है।
तो वो स्वीकार कर लेता है। तो रेपिटिशन माइंड की एक्सेप्टेंस को प्रमोट करता है, एक इसका नियम ये भी है। साथ में अगर हम एक बात मान लेते हैं, कोई एक बात हमने मान लिया, उसके बाद जो दूसरी बात मानेंगे वो थोड़ा कम सोच के मानेंगे, तीसरी बात और कम सोच के मानेंगे, और इस प्रकार एक टाइम आएगा जब 8-10 बातें हो चुकी होंगी, आप बगैर सोचे समझे भी आप मानना शुरू कर देते हैं, अंधा विश्वास करना भी शुरू कर देते हैं। ये हमारे मन का ही गुण है। इसी प्रकार जो नेगेटिव माइंड के लोग होते हैं, विश्वास पैदा करके धोखा भी देते हैं। धोखा क्यों दिया? क्योंकि आपने आशंका की ही नहीं। क्यों नहीं की? क्योंकि रिपीटेडली आपके साथ अच्छा अनुभव होता रहा और आपने मान लिया कि यही एक हकीकत, और आगे भी इट विल कंटिन्यू लाइक दिस ओनली। तो हमारा मन के अंदर जो एक बात मान ली जाती है, अगली बात मानने के लिए कम सोचना पड़ता है, और बात मानने के लिए कम 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 इस प्रकार घटता जाता है। जैसे एक फिल्मों में गाना आता है, बागों में बहार है, फूलों पे निखार है, आज सोमवार है, कली पता नहीं क्या कैसे इस करके वो बाद में कहता मुझे तुमसे प्यार है। यानी इतनी बार हाँ करा दिया कि वो ना कहना भूल गए कि आगे ना भी कहना पड़ता। तो हमारा मन भी ऐसे ही काम करता है। इसी प्रकार लोग बातों में बरगला कर लोग फंसा लेते हैं और उनको गलत गलत चीज़ें भी सिखाते हैं, अपने बेनिफिट के लिए भी बहकाते हैं लोग, वो भी इसी प्रकार लोग करते हैं। ये हमारे मन की एक कमजोरी कह लीजिए, गुण कह लीजिए। और हमारा मन अपोजिट चीज़ों को एक साथ स्वीकार नहीं करता है। अपोजिट का मतलब कोई एक चीज़ है, आप कहें ये गर्म भी है ठंडी भी है, वो तो नहीं होगा ना, ये तो गर्म हो गया तो ठंडी होगी। दिन भी है रात भी है, ऐसा नहीं होगा, या तो दिन हो गया तो रात होगा। यानी जहाँ पे अपोजिंग आइडियाज़ होते हैं वहाँ पे रिजेक्शन हो जाता है। उनमें से कोई एक ही चीज़ स्वीकार हो सकती है, दोनों नहीं हो सकती हैं। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही एनॉर्मस कैपेसिटी रखता है। कुछ लोगों का मानना है कि जो कॉन्शियस माइंड है इट इज़ नियरली 10 to 12%, और बाकी 90% के आसपास तो सबकॉन्शियस होता है। कुछ लोगों का मानना है, कुछ कहते नहीं रहे कॉन्शियस तो 1% भी नहीं होता, उससे भी कम होता है। यानी लोगों के अलग अलग मतभेद हैं, लेकिन ये सभी मानते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड इज़ बिगर। और सबकॉन्शियस माइंड की एक और जो पावर है, मल्टीटास्किंग इज़ द एबिलिटी ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। एक साथ आप कई काम कर सकते हैं सबकॉन्शियस लेवल पर, कॉन्शियस लेवल पर आप नहीं कर सकते। कॉन्शियस जो माइंड होता है वो बहुत ही सिस्टमेटिकली, बहुत ही साइंटिफिकली काम करता है। जब वह एक काम करता है उसके बाद दूसरा वो सीरियली काम करता है, एक के बाद दूसरा ऐसे करता है। लेकिन सबकॉन्शियस देखिए, जैसे हमारा शरीर है, इसके अंदर कितनी सारी चीज़ें चल रही हैं, बुद्धि चल रही है, मन चल रहा है, किडनी, लीवर, पता नहीं क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, और सारी सेंसेस असर कामें कर रही हैं। ये सारी की सारी चीज़ें दे आर बीइंग मैनेज साइमल्टेनियसली, एक साथ सारी मैनेज की जा रही हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड द्वारा। यानी सबकॉन्शियस माइंड में मल्टीटास्किंग एबिलिटी है। दूसरा, ये बहुत ही कैपेसियस है, कैपेसिटी बहुत है। जो कॉन्शियस माइंड है उसकी कैपेसिटी लिमिटेड है, यानी वो कम ही शक्ति है, उसके बहुत ज़्यादा शक्ति नहीं है। अगर आप टेक्निकली बात करें तो अप्रोक्सीमेटली ऑन एन एवरेज 400 मैसेज यूनिट्स पर मिनट, एक मिनट के अंदर 400 मैसेज यूनिट्स को हमारा कॉन्शियस माइंड यूजुअली स्वीकार करता है। थोड़ा बहुत ये ऊपर नीचे होता रहता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज यही होता है। लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा इससे काम कराएंगे तो इससे नहीं होगा। ये एक टाइम में एक काम करता है, अगर आप इसे कई काम कराएंगे इससे नहीं होगा। तो ये जो साइंटिफिक टेम्पर वाला जो हिस्सा हमारा, उसको हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं। तो दूसरा हिस्सा है जो बगैर सोचे स्वीकार कर लेता है, और जो स्वीकार कर लिया है उसी रूप में रिप्रोड्यूस करता है। यानी स्वीकार भी करता है, उसको जो ट्रिगर आउट होता है, जो कोई मौका आता है तो वो चीज़ें उसके बाहर भी आती हैं, उसी प्रकार आती हैं। वो सब कॉन्शियस माइंड है, जैसे हमारे सारी इमोशंस उसी के अंदर होती हैं। आर्टिस्टिक नेचर होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड का, कलात्मक चीज़ें सारी उसमें होती हैं। जबकि लैंग्वेज है जैसे ये कॉन्शियस माइंड के अंदर होता है। आपने स्टैमर देखे होंगे, स्टटर देखे होंगे, जो लोग हकलाते हैं जिनको बोलते हैं ना,
ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो स्टैमर होते हैं, एक स्टटर होते हैं। स्टैमर होते हैं जो लंबा खींचते हैं, तो ऐसे करके बोलते हैं। स्टटर होते हैं जो एक चीज़ बार-बार रिपीट करते हैं, च च च च चा-चा ऐसे, वो स्टटर हो जाते हैं। ये आप देखेंगे कि भाषा का प्रयोग है। जब ऐसा कोई क्लाइंट आता है तो उसको बहुत भ्रमित करता है, कोई उसकी दवाइयाँ शुरू कर देता है, कोई उसका भाषा की थेरेपी देना शुरू कर देता है, कोई कुछ करता है। लेकिन ये चीज़ें तो नहीं चाहिए ना, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इज़ रिक्वायर्ड। उसी बंदे को अगर आप कहें ज़रा गाना सुनाइए, ही विल नेवर स्टटर, स्टैमर नहीं करेगा, वो गाना गाएगा, क्योंकि वहाँ पे आर्टिस्टिक इनपुट आ गया है। जहाँ पे कलात्मक बातें हो जाती हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। वो कॉन्शियसली बोलते हैं, हम जब बोलते हैं कॉन्शियसली बोलते हैं, इसलिए स्टैमरिंग वहाँ पे हो जाती है। और वो सिर्फ आपकी सम्मोहन से, साइकोलॉजिकल डिवाइसेस से ही वो ठीक होती है। अल्टीमेटली आप वहीं आते हैं। तो आपने देखा कि हमारे मन के अंदर कुछ ऐसे गुण हैं जो कि हमारे व्यवहार के अंदर हम देखते हैं, कॉन्शियस माइंड के, सबकॉन्शियस माइंड के भी। सबकॉन्शियस माइंड का ये भी मानना है कुछ लोगों का, इसके 2 हिस्से होते हैं, यानी कि 2 लेवल होते हैं। एक तो करंट लाइफ मेमोरीज, यानी जन्म लिया जब से, एक प्रिमिटिव मेमोरीज, जन्म से भी पहले की कोई मेमोरीज हैं। जन्म से पहले की कोई मेमोरी हो सकती है, लेकिन ये भी माना जाता है, कुछ लोग इसको रीइंकार्नेशन कॉन्सेप्ट से भी जोड़कर देखते हैं। लेकिन अगर आप अपने आप को भी देखें, क्या आपको कोई ऐसी मेमोरी है जो जन्म से पहले की हो, या जो जन्म के टाइम थी? तो आप पाएंगे कि कुछ चीज़ें हैं। बच्चा जब पैदा होता है, द चाइल्ड नोज हाउ टू सक मिल्क। उसे कोई नहीं बताता कि आपको दूध पीना है और दूध कैसे मिलेगा। उसे सक करना भी आता है, उसे पता है दूध मिलेगा भी। चिड़िया का बच्चा पैदा होता है तो मुंह खोलता है और कुछ नहीं करता है, उसे मालूम है चिड़िया उसमें कुछ डालेगी। ये नॉलेज कहाँ से आया? नॉलेज तो एक्वायर होता है। कहते हैं राम के घर से आ गया, अरे कहीं से तो आया होगा। वो नॉलेज वो प्रिमिटिव मेमोरी में इस प्रकार मान लेते हैं। जैसे हमारे जो कुछ इमोशन है, फियर इमोशन है, डर की जो इमोशन है, ये हमारी प्रोटेक्टिव डिवाइस है। हर इंसान डरता है, अगर डरेगा नहीं तो उसी दिन मर जाएगा वो। तो ये भी हमें जन्म से ही आती है। छोटा बच्चा पैदा होता है, एकदम आप जोर से बोलिए, वो एकदम जंप करेगा, डर जाएगा। अगर उसको छोड़ने लगोगे आपका हाथ पकड़ लेगा। ये भी जन्म से, यानी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे पास पहले से ही होती हैं। तो लोगों का ये मानना है कि इस प्रकार का जो ज्ञान हमारे पास है, ये ज्ञान हमारा सबकॉन्शियस माइंड में पहले से ही प्रोग्राम्ड है। कोई अनुभव के रूप में या किसी भी रूप में ये हमारे साथ है। और जो हमारा अनुभव उसके अंदर है, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर है, वो कभी ना कभी किसी न किसी रूप में रिफ्लेक्ट होते हैं। ये फ्राइड ने कहा था, हमारा जो प्रेजेंट है वो आज पे ही डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि जब से आप पैदा हुए हैं, जब से आप सीखते आ रहे हैं, और उसी वक्त से आपकी मेमोरी बनती आ रही है, उनका प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। हो सकता है उसकी मल्टी लेवल एसोसिएशन हो गई हो, मल्टी लेवल कंडीशनिंग उसकी हो गई हो, इसलिए हमें ये नहीं पता कि कब आया, कैसे आया। लेकिन वो सारा अनुभव हमने कहीं ना कहीं से अपने जीवन में लिंक किया है, सीखा है। तो ये माइंड के मुख्य रूप से कुछ विशेष गुण थे जो हमें जानना चाहिए, क्योंकि इन गुणों का प्रयोग करके ही हम सम्मोहन की बात कर सकते हैं। हम जानना चाहेंगे सम्मोहन होता है क्या, तो इसका मतलब हम इन गुणों का ही इसमें प्रयोग करेंगे। अब सिंपल आ जाते हैं, सम्मोहन होता क्या है? सम्मोहन, इसका अगर हिंदी में अनुवाद करें तो लगता है वशीकरण जैसी कोई चीज़ लगती है, लेकिन हकीकत ये नहीं है। मैंने कुछ खास बातें माइंड के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उसकी कैपेसिटी के बारे में कही थी, मैं उनको यहाँ पे लाना चाहता हूँ, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड साइंटिफिक टेम्पर ऑफ हिप्नोसिस। हमने कहा कि जो कॉन्शियस माइंड है उसकी कैपेसिटी है 400 मैसेज यूनिट्स पर मिनट। अगर उस पर लोड ज़्यादा डाल दिया जाए तो क्या होगा? अब मानिए 2 भाई हैं, एक छोटा भाई है, एक बड़ा भाई है, एक 10 साल का, एक 20 साल का है।
10 साल का 10 किलो वज़न उठा सकता है, अगर उस पे 12 किलो रख दिया तो उससे नहीं चलेगा, तो बड़ा भाई विल कम, साथ आएगा और वो उसको हेल्प करेगा। इसी प्रकार जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस माइंड को हेल्प करने आता है जब आप उसको ओवरलोड कर देते हैं, यानी आप उसको ऐसे हालात में डाल देते हैं कि वो काम ना कर सके, जेओपार्डाइज हो जाए, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। क्योंकि ऐसी सिचुएशन को इमरजेंसी सिचुएशन कहते हैं, जब आप कुछ कर ना पाएँ, फंस जाएँ। और जब इमरजेंसी आती है तो फाइट फ्लाइट ट्रिगर ऑन हो जाता है हमारा। फाइट फ्लाइट का मतलब या तो लड़ना मरना या भागना, या तो करना या भागना, क्योंकि हमारा मकसद है वी नीड टू डिफेंड आवरसेल्व्स, अपने आप को बचाना होता है। जैसे भाग के बचाएं या लड़ के बचाएं। जैसे कोई कुत्ता आप पे अटैक करता है, अगर आपको लगता है इसको तो मैं उठा कर पटक दूंगा, फेंक दूंगा, तो आप उसे लड़ेंगे। अगर आपको लगता है अरे नहीं भाई ये तो बड़ी खतरनाक नस्ल का, हड्डी तोड़ देगा, मैं भाग के घर के अंदर घुस जाऊँ, तो आप भागेंगे। और जो डिसीजन होता है ये आपका कॉन्शियस माइंड नहीं लेता है, क्योंकि इमरजेंसी में जो भी डिसीजन होते हैं सबकॉन्शियस माइंड के होते हैं, वो सारे ऑटोमेटिकली प्रोग्राम्ड होते हैं। हम दिन के अंदर अनेकों बार सबकॉन्शियस स्टेट के अंदर जाते हैं, यानी सम्मोहन की अवस्था में बहुत बार जाते हैं। हम ये एहसास नहीं कर पाते कि सम्मोहन में है। मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ आप लोगों की क्लैरिटी के लिए। आपके घर में टीवी सबके चलता है, आपके घर की जो मुखिया महिला होगी, बीबी या मम्मी जो भी होगी, वो एक टीवी देख रही हो, कोई भी हो सकता है, क्राइम पेट्रोल या कोई भी घर घर की कहानी, कुछ भी ऐसा हो सकता है। क्या आप में हिम्मत है आप चैनल बदल दोगे? नहीं बदल पाओगे, क्योंकि वो एकदम रोक देगी, हाथ आगे आएगा, ठहरो। तो ये क्या है, उसका माइंड तो उसने कैप्चर कर लिया है। जो मॉनिटर है टीवी का, उसने उसके माइंड को कैप्चर कर लिया है, उसमें इतनी इन्वॉल्व हो गई है कि उसके और ज़्यादा हद में जाना चाहती है, यानी वो सम्मोहन की स्थिति में वो जा चुकी होती है। जब आप गाड़ी चलाते हो, जब ड्राइविंग करते हो, आप देखिएगा पहले दिन आपने ड्राइविंग की, सबसे ज़्यादा ध्यान से गाड़ी आपने चलाई, सबसे ज़्यादा मिस्टेक आपने करी। हर रोज़ मिस्टेक घटती गई, आपका ध्यान भी घटता गया। क्यों? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें स्वीकार होती चली गई। तो स्वीकार होगी तो उसके लिए फिर कॉन्शियस रहने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली दे स्टार्ट हैपनिंग इन योर लाइफ, अपने आप होना शुरू हो जाती हैं। और जब आप गाड़ी आज चलाते हो, जब आपका 1 महीना हो जाता है, 1 साल हो जाता है, 10 साल हो जाते हैं, तो आपको नियरली ये थॉट भी नहीं कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, कब ब्रेक लगाना है, कब क्लच का प्रयोग करना है, कब किधर मोड़ना है, कब कुछ सामने आता है तो एकदम रोकना है। ये क्यों होता है? इससे हमें ये लगता है जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड है, दे वर्क एज ए टीम, वो एक टीम के रूप में काम करते हैं, वो अकेले काम नहीं करते। जैसे हम इस वक्त जागृत अवस्था में जैसे हम होते हैं, जब हम निर्णय लेते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, एनालिसिस करते हैं, उस अवस्था में होते हैं, तो डिसीजन तो कॉन्शियस माइंड ही ले रहा है, लेकिन बीच बीच में मदद कर देता है सबकॉन्शियस माइंड, जहाँ उसकी आवश्यकता पड़ती है। जैसे गाड़ी चलाते हुए एकदम सामने कोई इंसान आ जाता है, तुरंत ब्रेक लगाते हो, यू डू नॉट थिंक। जहाँ पे थिंकिंग इन्वॉल्व है वहाँ पे कॉन्शियस माइंड इन्वॉल्व है, वहाँ आपको सोचने की जरूरत नहीं, बिकॉज इट हैज़ बीन एक्सेप्टेड एट सबकॉन्शियस लेवल। जो कोई सामने आता है तो ट्रिगर हो जाता है रिस्पॉन्स, पर आप गाड़ी को रोक देते हो। इसी प्रकार आप देखें जो एडवर्टीजमेंट देने वाले होते हैं, जब आपका कोई अच्छा प्रोग्राम चल रहा है टीवी या कहीं पे, लोग उसमें हो जाते हैं तो बीच में एक ऐड आती है, कुछ भी आएगी, ऐड का कोई भी नाम हो सकता है, एकदम आएगी 2 सेकंड के लिए, वॉशिंग पाउडर, निरमा, ऐसा कुछ भी आ जाएगा एकदम। और वो आपके मन के अंदर, क्योंकि आप उस स्टेट में हो जहाँ पे एक्सेप्टेंस मोड आपका बन चुका होता है, तो उस मोड के अंदर हो, इसलिए आप उसको स्वीकार कर लेते हो। वो एक हिप्नोटिक स्टेट है। यानी हिप्नोटिक स्टेट हम इसको क्यों बोलते हैं, इसका साइंटिफिक टेम्पर क्या है, अगर उसको थोड़ा एनालाइज करें, बॉडी से इसका क्या संबंध है। ब्रेन वेव्स हम सब ने किसी न किसी रूप में कभी ना कभी सुनी होगी, ब्रेन वेव्स सुना है ना, तो ये हमारे मस्तिष्क के अंदर कुछ तरंगे चलती रहती हैं।
और उन तरंगों को नापा जा सकता है, EEG से नापा जा सकता है, आप उसको नाप सकते हैं। वो तरंगे इंडिकेट करती हैं कि आपकी कौन सी स्टेट चल रही है। यानी स्टेट का मतलब क्या आप अवेक हैं, क्या आप एस्लीप हैं, क्या आप हिप्नोटिक अवस्था में। अगर इन 3 स्टेट की हम बात करें तो अगर आप ब्रेन वेव्स को एनालाइज करते हैं तो आप बड़े आराम से समझ सकते हैं कि कौन सी स्टेट है। ये ब्रेन वेव्स जैसे बीटा ब्रेन वेव्स, बीटा के साथ गामा भी होती है, तो बीटा का हिस्सा होती है एक्चुअली। उसके बाद अल्फा स्टेट, थीटा, डेल्टा, इस प्रकार कुछ स्टेट बना रखे हैं। जो नॉर्मल वेकिंग स्टेट जैसे अब है, ये हमारा बीटा होता है। इसमें ब्रेन वेव्स को आप नाप सकते हो। यूजुअली ये 14-15 से ऊपर होती हैं और 30 के लगभग तक होती हैं, और उससे ऊपर अगर हो जाती हैं तो एक प्रकार की इमरजेंसी स्टेट बन जाती है। हाई अलर्ट स्टेट जिसे कहते हैं, वो गामा ब्रेन वेव्स बोली जाती है। हमारा हिप्नोसिस का जो वास्ता है वो अल्फा और थीटा से है। अगर ब्रेन वेव्स की फ्रीक्वेंसी कम होती है, यानी अगर 14 से कम होती है, 7 और 14 के बीच में यूजुअली ऐसा मानते हैं, उसे अल्फा ब्रेन वेव्स कह देते हैं। और अल्फा ब्रेन वेव्स हमारी हिप्नोटिक अवस्था को दर्शाती है। अगर इससे भी कम हो जाती हैं, जैसे 4 से 7 के बीच में 3+ हो जाए और 7 तक जाए, तो उसको थीटा ब्रेन वेव्स कहते हैं। वो डीप हिप्नोटिक स्टेट या मेडिटेटिव स्टेट होता है जिसमें ड्रिफ्टिंग होती है। ड्रिफ्टिंग जिसके अंदर होती है वो स्टेट होती है। और भी कम हो जाती हैं, यानी 3 से नीचे चली जाती हैं तो पहले वो ड्रीमी स्टेट में रहते हैं कुछ देर। जब वो 1.5 से नीचे चली जाती है तो वो डीप स्लीप में चला जाता है। वो डेल्टा ब्रेन वेव्स हैं। तो ये ब्रेन वेव मापी जा सकती हैं कि आप कौन सी स्टेट के अंदर हो। EEG लगा के उसके इलेक्ट्रोड आपके सर में लगा के वो नापा जा सकता है। तो साइंटिफिकली भी आप इसको प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। रिलैक्सेशन स्टेट भी होता है, हार्ट बीट्स भी होता है, टेम्परेचर ऑफ बॉडी, इस प्रकार काफ़ी सारी चीज़ें हैं। लेकिन EEG से क्योंकि उसका आप ग्राफ भी बना सकते हो और उसका आमतौर पर यूज़ किया जाता है लेबोरेटरीज के अंदर। आप लोगों को उसकी, हम लोगों को इतनी ज़्यादा जरूरत पड़ती नहीं है। तो हमने हिप्नोसिस में कैसे यूज़ करा? पहला हमने करा कि कॉन्शियस माइंड की वीकनेस को एक्सप्लॉइट करना शुरू किया कि वो ज़्यादा लोड सहन नहीं करता है, यानी हमने उसका लोड बढ़ा देना है। दूसरा, वो सीक्वेंशियल काम करता है, साइंटिफिकली काम करता है, हमने उसके पैटर्न को डिस्टर्ब कर देना है, यानी मल्टीटास्किंग में उसको फंसा देना है, तो भी वो काम नहीं कर पाएगा, जैम हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर एक इमरजेंसी की स्टेट बनती है, इमरजेंट सिचुएशन हो जाती है। और उस इमरजेंट सिचुएशन के अंदर हमारा जो फाइट फ्लाइट ट्रिगर हो जाता है, हमारे जो फाइट फ्लाइट एक्टिविटीज़ हैं, और हम हाइपर सजेस्टिबिलिटी स्टेट में आ जाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा बातें मानने की स्थिति के अंदर हम आ जाते हैं। उसी स्टेट को हिप्नोसिस कहते हैं। यानी ये तो एक प्राकृतिक अवस्था हुई। दिन में कई बार हम किताब पढ़ते पढ़ते खो जाते हैं, वो भी हिप्नोटिक स्टेट है। बातें करते करते इतना एंजॉय करने लग जाते हैं, अरे वक्त कैसे गुजर गया मालूम नहीं, हिप्नोटिक स्टेट में आप चले जाते हैं। तो हिप्नोटिक स्टेट एक नेचुरल बिहेवियर है जो हमारे जीवन में होता रहता है। इसको 2 रूप में लोग देखते हैं। एक हेटेरो हिप्नोसिस, यानी कि जो दूसरे को आप हिप्नोटाइज करते हो। एक सेल्फ हिप्नोसिस या ऑटो हिप्नोसिस, जब आप खुद को हिप्नोटाइज करते हो। दोनों की टेक्निक्स डिफरेंट होती हैं। जब किसी को दूसरे को हिप्नोटाइज किया जाता है तो उसका जो इनहिबिटरी सिस्टम है उसको डिसऑर्गेनाइज किया जाता है, यानी उसके ना कहने की जो शक्ति है उसको ख़त्म किया जाता है। और जब सेल्फ हिप्नोसिस किया जाता है तो इनहिबिटरी सिस्टम को रीइंफोर्स किया जाता है, यानी उसको एक जगह फोकस करा दिया जाता है, उसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया जाता है। तो हम सेल्फ हिप्नोसिस के बारे में ही चर्चा ज़्यादा करेंगे क्योंकि हमारा उसी से ही वास्ता है सारा का सारा। ओके, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अभी देखा कॉन्शियस माइंड, क्रिटिकल माइंड और सबकॉन्शियस माइंड।
ये माइंड के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो बातें कर रहे थे हम। ब्रेन वेव्स की बातें जो हमने की थी वो यहाँ पे दर्ज हैं। ये हिट्रो और सेल्फ हिप्नोसिस की बातें हैं। हाँ, इसमें जो खास बात है, एवरी हिप्नोसिस इज सेल्फ हिप्नोसिस, क्योंकि हिप्नोसिस ज़बरदस्ती नहीं होती है। ये जब हम चाहते हैं, जब हम कोऑपरेट करते हैं, तभी ये चीज़ें घटित होती है, वरना नहीं होती हैं। इसका मतलब हर हिप्नोसिस के अंदर एक कंपोनेंट है सेल्फ हिप्नोसिस का, वो छुपा हुआ है, इसके अंदर ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है, वो इसे अलग आप नहीं देख सकते हैं। गुड। अब थोड़ा सा मैस्मर पे आ जाते हैं। एक बात, मैस्मर का क्लिनिक एक बार फिर याद करो। गए तो पानी के अंदर पाँव रख के आपको बैठा दिया, कमरे के अंदर खुशबू, धूप बत्ती, अगरबत्ती, इत्र, खुशबू चल रही है, मध्यम रोशनी है, धीमा संगीत है, चल रहा है। फिर सामने वो एक्टिविटी करते हैं, मुझ पर ध्यान दीजिए, इस रोड पर देखिए, इस प्रकार एक्टिविटी करते हैं। क्या ऐसा सिनेरियो ज़िंदगी में कहीं और भी देखते हैं? देखते हैं, बहुत जगह देखते हैं। और मैस्मर तो कल पैदा हुआ है, हम तो उससे पहले से चीज़ करते आ रहे हैं। आप देखेंगे, अगर इसको एनालाइज करेंगे, कहाँ होता है। आप देखेंगे किसी भी रिलीजियस प्लेस पे जाइए, मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, कहीं भी जाइए, जो धार्मिक स्थान, धार्मिक लोगों के पास जाइए, जाते आपके हाथ पांव धुला दिए जाते हैं। आप दल के अंदर जाते हैं, यूजुअली नंगे पैर जाते हैं, स्किन का टच होता है, हाथ आपके पहले। मंदिर में जाएंगे, घंटी बजाएंगे, या संगीत कोई ना कोई बज रहा होगा, वहाँ पर खुशबू हमेशा रहेगी, खुशबू हमेशा रहेंगी वहाँ पर। और आपने आवाज़ भी सुन ली, खुशबू भी सुन ली, स्किन को भी फील कर लिया आपने। तो एक सेंस बाद में बच जाता है, जीभ वाला सेंस, उसके लिए प्रसाद होता है। यानी हम इतने साइंटिफिक लोग हैं कि हमने पहले से ही पांचों सेंसेस को कैप्चर कर लिया है, इसलिए हम वहाँ जाकर इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि हमारे सारे सेंसेस इन्वॉल्व हैं। और उस वक्त स्टेट ऑफ हाइपर सजेस्टिबिलिटी इज डेवलप्ड, ऑटोमेटिकली वो डेवलप हो जाती है और हम बातें मानना शुरू कर देते हैं। इसलिए तो लोग धर्म के नाम पे मरने को तैयार हो जाते हैं, कई बार बातें करने को तैयार नहीं होते हैं। कोई भी चीज़ हो, धर्म ही नहीं, बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर कुछ गुरु लोग होते हैं, वो भी इस प्रकार करते हैं। यानी ये ह्यूमन बिहेवियर बहुत पहले से ही लोगों को मालूम था कि हमारे सेंस ऑर्गन्स को हम यूज कर सकते हैं सजेस्टिबिलिटी को बढ़ाने के लिए, किसी को अपनी बात ज़्यादा मनवाने के लिए उसमें प्रयोग कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही आम सी साधारण सी बात है जो हमने कभी उस रूप में देखा नहीं, लेकिन ऐसा लाइफ में होता है, राइट। उसके बाद जुबान का खेल होता है, जुबान के अंदर इनडायरेक्ट लैंग्वेज, कहीं पे डायरेक्ट लैंग्वेज, वो अलग खेल है, वो चलते रहते हैं। गुड। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, क्योंकि हमने अब पर्पस के बारे में बातें करते हैं, थोड़ा सा पर्पस के बारे में बातें कर लेते हैं। गुड। हिप्नोसिस का, जैसा मैंने कहा कि ये माइंड को रीप्रोग्रामिंग करने के काम आता है। सेल्फ हिप्नोसिस भी रीप्रोग्रामिंग के काम आता है, जैसे कि हिट्रो हिप्नोसिस आता है। लेकिन क्योंकि इसमें हमने इनपुट भी खुद दे रहे होते हैं, अपने आप को खुद इनपुट दे रहे होते हैं, खुद ही वो फीलिंग जनरेट कर रहे होते हैं, फोकस भी खुद कर रहे होते हैं, इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। दूसरे को हिप्नोटाइज करना तो इट इज़ क्वाइट ईजी जॉब, लेकिन खुद को हिप्नोटाइज करने में थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए होती है, ज़्यादा प्रैक्टिस की इसके अंदर ज़रूरत होती है, क्योंकि ध्यान भी रखेंगे, संदेश भी देंगे, इसलिए इसका जो एरिया है वो थोड़ा सा कम होता है। इलाज में ज़्यादा प्रयोग सेल्फ हिप्नोसिस का नहीं करते, बल्कि जो इलाज चल रहा होता है उसको फर्दर रीइंफोर्स करने के लिए सेल्फ हिप्नोसिस का प्रयोग किया जाता है, यानी वो और ज़्यादा बेहतर काम करे। उसलिए डेली मैसेज वगैरह दिलाए जाते हैं एट अप्रोप्रिएट टाइम। अप्रोप्रिएट टाइम जिस टाइम पे हो ज़्यादा कारगर होता है।
और रिलैक्सेशन देने के लिए, मोटिवेशन देने के लिए, सेल्फ बिलीफ बढ़ाने के लिए, इस प्रकार जो सेल्फ डेवलपमेंट रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वहाँ पे सेल्फ हिप्नोसिस का प्रयोग होता है। इसका आमतौर पे थेरेपेटिक प्रयोग नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि थेरेपेटिक काम नहीं करता, करता है, लेकिन इट नीड्स मोर प्रैक्टिस। मिल्टन एरिक्सन ने तो अपने जो उनका शरीर के अंदर लकवा मार गया था, सेल्फ हिप्नोसिस से ठीक किया था। एट द टेंडर एज ऑफ 17 ईयर्स, 17 साल की उम्र में सेल्फ हिप्नोसिस से उसने 1 साल के अंदर लकवा लगे हुए शरीर को अपने को ठीक करा था, यानी कि पैरालिसिस उनकी बॉडी को हो गया था, हाफ बॉडी को। बाबा रामदेव ने तो योग से अपने आप को ठीक करा है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, बहुत एग्जाम्पल मिल जाएंगे, ये काम करता है। लेकिन आमतौर पर ये सेल्फ डेवलपमेंट के लिए इसका ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, ना कि इलाज वगैरह के लिए। इलाज को और बेहतर करने के लिए कर सकते हैं, उस प्रकार हम करते हैं इसका प्रयोग। राइट, ओके, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। सेल्फ हिप्नोसिस के 2 नियम यहाँ पे इन्होंने बोले हैं। सेल्फ हिप्नोसिस के 2 नियम की बात करी है। एक तो रेपिटेशन, एक एसोसिएशन। रेपिटेशन यानी एक चीज़ को आप बार बार रिपीट करते जाते हैं, बार बार रिपीट करते हैं। जितना रिपीट करते हैं उतना स्वीकार करते हैं। कहते हैं ना, 100 बार एक झूठ भी अगर बोल दी जाए तो वो झूठ भी सच हो जाती है, क्योंकि हमारा मन उसके ऊपर यकीन करना शुरू कर देता है। तो सेल्फ हिप्नोसिस के अंदर भी रेपिटेशन बहुत ज़्यादा कराया जाता है। दूसरा एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब कंडीशनिंग कह लीजिए, ट्रिगरिंग कह लीजिए, यानी एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ को जोड़ना। ये 2 चीज़ सेल्फ हिप्नोसिस में बहुत ज़्यादा आप लोग यूज करेंगे और करते रहते हैं। यानी कि जो संदेश देते हैं उसको बार बार बोला जाता है, बार बार बोला जाता है और बोल के उसको महसूस करा जाता है, ट्रिगर कर दिया जाता है। जैसे ट्रिगरिंग को अब मैं थोड़ा समझाऊं कि जैसे मान लो आपने माइंड को प्रोग्राम किया है कि मैं मॉर्निंग वॉक पे जा रहा हूँ, मैं फिट हो रहा हूँ, आई एम बिकमिंग बेटर विद मॉर्निंग वॉक। तो अपने मॉर्निंग वॉक के साथ अपने गुड हेल्थ को एसोसिएट कर दिया, इसको एसोसिएशन कहेंगे। एवरी स्टेप आई टेक आई बिकम बेटर फिजिकली फिट। तो इस प्रकार एसोसिएशन भी चाहिए होती है। एसोसिएशन हमें याद दिलाती है और एसोसिएशन बहुत ज़्यादा प्रयोग होती है, बहुत ज़्यादा। जैसे आप देखेंगे मैरिड महिलाएं सिंदूर लगाती हैं, है ना, सिंदूर से एसोसिएशन हो गया कि वो मैरिड है। राइट, कोई पगड़ी बांधता है, कोई टोपी पहनता है, कोई जनेऊ पहनता है, कोई कुछ करता है, उनसे एक आइडेंटिटी एसोसिएट हो गई है। यानी एक चीज़ वो याद दिलाती जो वो खुद नहीं है। राइट, जैसे मान लो हमने कहा कि हमारे मान लो पंडित जी हैं, वो जनेऊ पहनते हैं, तो जनेऊ ने हमें याद दिलाया कि ये सनातन धर्म से संबंधित है। जनेऊ सनातन नहीं है, पगड़ी सिख नहीं है, टोपी मुस्लिम नहीं है, वो उसको याद दिलाते हैं, उसके साथ एसोसिएट हो जाता है। इस प्रकार हमारी चीज़ें एक दूसरे के साथ एसोसिएट हो जाती हैं। कई बार रॉन्ग एसोसिएशन भी बन जाती हैं। अगर रॉन्ग एसोसिएशन हो जाए तो उसको ठीक करना भी हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। जैसे अगर हम कहें, हम वही मान लो अपनी चाची के पास खाना खाने के लिए गए, उन्होंने कोई सब्ज़ी बनाई, मान लो कोई भी सब्ज़ी बनाई, आलू की सब्ज़ी बनाई, वो आपको अच्छी नहीं लगी, तो आपको लगा कि ये चाची अच्छी नहीं है क्योंकि सब्ज़ी अच्छी नहीं है, तो आपने सब्जी के साथ एसोसिएट कर लिया उसको कि इसने दुर्भावना से बनाई। तो इस प्रकार किसी भी चीज़ से कुछ भी जोड़ देते हैं और जो एसोसिएशन हो जाती है। जैसे जो फोबिया बनते हैं, फोबिया क्या होता है, वो रॉन्ग एसोसिएशन होती है किसी वक्त की। एक चीज़ को छिपकली से बोला, एक हट्टा कट्टा आदमी कैसे 6 फुट का आदमी एक 4 इंच की छिपकली से कैसे डरेगा, वो रॉन्ग है, ट्रिगर बन गया है जो हमारे सबकॉन्शियस लेवल पे किसी मेमोरी को कहीं ना कहीं ट्रिगर कर रहा है, उसके इफेक्ट को ट्रिगर कर रहा है। पता नहीं डायनासोर को कर रहा है या एलिगेटर को कर रहा है, लेकिन किसी न किसी को वो कर रहा है ना। तो इस प्रकार हमारे माइंड ट्रिगर को समझता है। तो ये 2 चीज़ों का प्रयोग काफ़ी ज़्यादा होगा इसके अंदर, यानी ट्रिगरिंग का और एसोसिएशन का प्रयोग काफ़ी किया जाएगा। राइट, ओके। और 5 मिनट का ब्रेक करने से पहले एक चीज़ और कोई देख लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक करेंगे, पानी वानी पी लेंगे। गला सूखने लग गया ना आप लोगों का, मैं देख रहा हूँ, मेरा तो हो ही गया।
ओके, लॉ ऑफ एसोसिएशन। अब टाइमिंग का मैं थोड़ा सा जिक्र कर देता हूँ और उसके बाद फिर आगे चलेंगे। किस वक्त हमने सेल्फ हिप्नोसिस करना चाहिए? कहते हैं ना, वक्त पे की हुई चीज़ ही ज़्यादा कारगर होती है। जो वक्त पे की जाए उस वक्त वही ज़्यादा असर करती है। तो जब आप एक सिस्टम से कर रहे हैं तो कभी भी कर लो, पूरा सिस्टम करोगे तो कभी भी कर लो, लेकिन वो ज़्यादा इफेक्टिव कब होगी उसको देखने के लिए 2 वक्त ज़्यादा प्रीफर किए जाते हैं। जो बेस्ट माना जाता है वो सोने से पहले का टाइम होता है, बिफोर यू स्लीप। उससे पहले का जो आधा घंटा होता है, दे आर कॉल्ड मैजिकल मिनट्स, वो जादू भरी 30 मिनट होती हैं। और दूसरा सेकंड बेस्ट होता है उठते ही तुरंत आधा घंटा। ये दो टाइम होते हैं, ये बेस्ट होते हैं सेल्फ हिप्नोसिस करने के लिए। खास तौर पे सेल्फ हिप्नोसिस शाम को करना चाहिए, मेडिटेशन सवेरे करना चाहिए, उनके अपने कारण हैं। अब सवाल ये होता है, इसकी कोई वजह है क्या? शाम को ही क्यों करें भाई? दिन में फुर्सत है, दिन में कर लेते हैं, शाम को ठाठ से सोएंगे टीवी देखते हुए। ऐसा नहीं है। जो हमारा माइंड देखा ना कंडीशनिंग से काम करता है, जैसे हम अभी बोल रहे थे। अगर हम मान लो रात को 11 बजे सोने का हमको आदत है, तो आदत है उससे आधा घंटा पहले आपका माइंड प्रिपेयर होना शुरू हो जाता है, आपके ब्रेन वेव्स चेंज होना शुरू हो जाता है। यानी अब आपका जो बीटा था वो अल्फा में आ रहा है, फिर थीटा में जाएगा, फिर डेल्टा में जाएगा, यानी कि नींद में लेके जाएगा आपको। और वो ऑटोमेटिक वो क्रिया होती है आधे घंटे की, धीरे धीरे अपने आप बदलता चला जाता है। यानी यू आर इन ए नेचुरल स्टेट ऑफ हिप्नोसिस। जो लास्ट का 30 मिनट्स होता है उसमें जो भी आप करते हैं, वो ज़्यादा स्वीकार हो जाता है। जब आपको सुबह उठना होता है तो सोते वक्त ध्यान दिलाते हैं, अरे भैया तो 3:30 उठना है, 4 उठना है, और आप उठते हैं। आप अलार्म भी लगाते हैं, अलार्म से 1 मिनट पहले आपकी निद्रा टूट जाती है, आप उठ जाते हैं। ये कौन जगा रहा है आपको? ये आपका चौकीदार सबकॉन्शियस माइंड ही है जो ये सारा काम कर रहा है। तो हमें यकीन हो गया कि सबकॉन्शियस माइंड छोटे छोटे काम कर सकता है, सोते को जगा सकता है, ये हमें यकीन हो गया। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड तो एनॉर्मस कैपेसिटी है, बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है इसका। तो इसे बड़ा काम भी देखो ना, अगर आप बड़ा काम दोगे ना वो भी होगा, बस देना है। वो एक विधि से देना है, विधि के बारे में हम चर्चा आज कर ही रहे हैं। सुबह का जो वक्त है, सुबह हम जब उठते हैं तो हम डेल्टा से थीटा में आते हैं, थीटा से अल्फा में, फिर जाके बीटा में जाते हैं। तो नेचुरल टाइम होता है वो आधे घंटे का होता है। तो वो भी आपकी नेचुरल हिप्नोटिक स्टेट है। उस वक्त भी जो आप करेंगे तो उसकी भी एक्सेप्टेंस ज़्यादा होगी, इफेक्टिविटी उसकी ज़्यादा होगी। तो 2 आइडियल टाइम है। फिर दूसरी बात ये कि कितनी देर तक करें। लोगों में बड़ा भ्रम होता है कि मैं 2 घंटे बैठा रहा हूँ, 5 घंटे बैठा रहा हूँ। इतना ज़रूरत नहीं है। उसका वैसे समझो, हमें कितनी रोटियां खानी चाहिए। किसी का पेट 2 में भर जाता है, किसी का 3 में, किसी का 4 में। क्या यार आज तो 50 रोटी खानी है, तो आर दे गुड फॉर योर हेल्थ? नो। आप इसको भी ही मान लीजिए, उसकी ज़रूरत इतना नहीं है। आप 5-5 घंटे बैठे बैठे सिर्फ बैठे राम भजो तो मन ला के, भूखे चाहे मन कुछ खा के, ऐसी ज़रूरत नहीं है। सेल्फ हिप्नोसिस अगर आप 5 मिनट भी करते हैं, इट इज़ मोर देन इनफ। 5 से 15 मिनट का टाइम रिकमेंडेड होता है। हाँ, अगर आप मेडिटेटिव एक्सपीरियंस को एंजॉय करना चाहते हैं, जो कि शाम को नहीं करना चाहिए, सुबह करना चाहिए, क्योंकि मेडिटेशन के अंदर अवेयरनेस बढ़ती है। अवेयरनेस बढ़ती है तो निंद्रा हटती है, इसलिए मेडिटेशन शाम को ना करें, वो सुबह करें अगर करना है तो। वो आपकी एज के अनुसार यूजुअली लोग कहते हैं, अगर आपकी उम्र 30 साल है तो आधा घंटा, 40 साल है तो 40 मिनट, 60 साल है तो 1 घंटा, 20 साल है तो 20 मिनट, इस प्रकार यूजुअली कहते हैं। लेकिन सेल्फ हिप्नोसिस 5 से 15 मिनट आप करें काफ़ी है, उसका रिजल्ट आपको उसमें ही मिल जाता है। इसका साइंटिफिक रीज़न हमने समझा, ब्रेन वेव्स की जो स्थिति है उस वक्त क्या होती है, राइट। ओके, तो दोबारा शुरू करें। गुड, यस यस। ये टाइम की बात करते हैं हम कि शाम को सोने से पहले और सुबह उठने के तुरंत बाद
ये जो 30 मिनट्स होते हैं इनको मैजिकल मिनट्स कहते हैं या गोल्डन टाइम भी कहते हैं। और आपको ध्यान होगा कि हमें बताया जाता है सोते वक्त भगवान का नाम लो, उठकर भगवान का नाम लो, यानी उसके एक्सेप्टेंस बढ़ाने के लिए ये हमारे बुजुर्गों ने, महापुरुषों ने हमें पहले से ही ये चीज़ पहचान कर शुरू कर दिया था। तो इट इज़ सो नाइस, ये वक्त को हमेशा हमें यूज़ करना है, हमारे पास एक गोल्डन चीज़ होती है ये। अब आते हैं मेन चीज़ें कि हिप्नोसिस के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या है, कि सेल्फ हिप्नोसिस करने के लिए हमें क्या आना चाहिए। यहाँ पर 2 चीज़ें आप लोगों के सामने आई है कि हिप्नोटिक एटीट्यूड और रिलैक्सेशन की प्रैक्टिस, यानी कि हमें रिलैक्स होना आना चाहिए और हमारा एटीट्यूड हिप्नोसिस के लिए फेवरेबल होना चाहिए, यानी हम ये मानते हों कि इट वर्क्स फॉर अस, ये हमारे लिए काम करती है, ये हमारा मानने का इसके अंदर होना चाहिए। तो हिप्नोटिक एटीट्यूड कब बनेगा? हमारा जो मन है, जो देखता है ना, उसको बहुत जल्दी यकीन करता है, जो भी चीज़ देख लेता है उस पर यकीन करना शुरू कर देता है। जिसको नहीं देखता उस पर यकीन करता है, उस पर यकीन नहीं करता है, ये मान लीजिए। तो एटीट्यूड के लिए भी हमने कुछ चीज़ ऐसे करनी चाहिए जिससे कि हमें यकीन होना शुरू हो जाए। कैसे? कोई कुछ एग्जाम्पल लें, जैसे कोई ऐसी चीज़ जो कोई करते हैं ना, हमारे शरीर पे असर होता है। जैसे अगर आप अपने हाथ आगे ले जाते हैं, क्योंकि हाथ पूरा नहीं देख पाएंगे, अगर पूरे दोनों हाथ आगे तक कर लें ऐसे, अभी करके देख लो, अभी हो जाएगा, आगे तक करें, शाबाश। इनका पैरेलल डिस्टेंस रखें, हालांकि मेरे को भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, आपको मेरे भी नहीं दिखाई दे रहे होंगे। हाँ हाँ, अभी इनको सीधा कर लें ऐसे, राइट, हाँ, ये बात गुड, ऐसे कर लें और दोनों हाथों को अपनी शोल्डर की विड्थ के बराबर रखें, ऐसे सामने, ऐसे ऐसे सामने, राइट। और उनको अच्छी तरह से देख लें, दोनों हाथों को, आपके अपने हाथ हैं, ध्यान से देख लो इनको, कितने सुंदर है ना। अब आंखें बंद करो और मेंटल इमेज बनाएं दोनों हाथों की, और मन ही मन संदेश दें। मैं बोलता जाऊंगा, आप भी मन के मन फील कीजिएगा कि दोनों हाथों को एक दूसरे के नज़दीक आने के लिए बोलते हैं, जैसे कम नियर, 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 कम नियर। मन में सोचते जाए आ रहे हैं, कम नियर, 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 पास आओ, पास आओ, पास आओ, पास आओ, पास आओ, पास आओ, एंड स्टॉप। आंखें खोल के देखें, आपके हाथों में मूवमेंट शुरू हो चुका है, कुछ लोगों के मिल चुके हैं, कुछ के मिलने वाले हैं। आपने देखा, आंखें खोल लीजिए, आंखें ठीक ठाक कर लीजिए आंखें, गुड, वेरी गुड। हमने क्या देखा इसके अंदर? अगर हम अपने आप को भी कहते हैं, शरीर को कहते हैं कि ऐसा हो जाए, तो वो होने लगता है, अपने आप होने लगता है। पास आओ, पास आओ, तो ऐसा लगता है कि जैसे आते ही खींचना शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे चलना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मैसेज को फॉलो करते हैं। हमारा अंदर ये सिस्टम कुदरत कैसा दिया गया है, जो हमारा मन कन्विंस जिस बात से हो जाता है, तन उस बात को करना शुरू कर देता है। वो दैट स्टार्ट्स हैपनिंग इन आवर लाइफ, वो हमारे साथ वो घटित होना शुरू कर देता है। तो मन में हमने इमेज बना के आगे सरकते जा रहे, तो सरकते चले जाएंगे। इस प्रकार की कुछ एक्टिविटी अगर हम करें मन के अंदर सोचकर, फिजिकल एक्टिविटी, जब वो एक्टिविटी करते हैं तो हमें कन्विक्शन आता है, इट वर्क्स। जब कन्विक्शन आता है तो हमारा फेवरेबल एटीट्यूड हो जाता है, यानी हमारे मन की जो भावना है वो उसके प्रति पॉजिटिव हो जाती है, सकारात्मक हो जाती है। तो हमारा एटीट्यूड जितना फेवरेबल होगा उतना ही ये काम करेगा, उतना ही, क्योंकि हम उस पर डाउट करना बंद कर देते हैं। डाउट करते तो हम सोचते हैं तो कॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है, और वो कॉन्शियस माइंड जितना एक्टिव होता है, सबकॉन्शियस उतना पीछे हट जाता है। ये भी उसका एक गुण होता है, यानी सबकॉन्शियस माइंड में जितना कॉन्शियस एक्टिविटी डालोगे वो उतना दूर होता चला जाएगा। सबकॉन्शियस माइंड को सरेंडर भाव चाहिए होता है कि सरेंडर हो जाए, तो वो ज़्यादा काम करता है।
यानी ऐसी कुछ एक्टिविटी अगर हम कर लेते हैं तो हमें यकीन होना शुरू हो जाता है कि दीज थिंग्स हैपन विद अस, दे वर्क विद अस, ये काम करते हैं, दे आर जेन्यून। और जब हम मानने लग जाते हैं तो दूसरी एक्टिविटी हमें आनी चाहिए, रिलैक्स कैसे करते हैं, रिलैक्सेशन क्या होता है। बात बात में कहते हैं रिलैक्स, कूल डाउन, रिलैक्स। हम आमतौर पर कहते हैं, कोई गुस्से में हो, रिलैक्स भाई रिलैक्स, बस शांति से रहे, आराम से हम बोलते हैं ना ऐसा। क्यों? शांति किस चीज को कहते हैं? व्हाट इज रिलैक्सेशन? गुड। इसके लिए आपको मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज बता दूं। कुछ लोगों ने आपने कर रखी है, कुछ नहीं कर रखी है, वो अभी हम कर सकते हैं। कर सकते हैं ना, सारे नौजवान हैं, कर सकते हैं। ऑल आर यंग पीपल हियर। क्योंकि बूढ़े की मैंने एक डेफिनेशन बना रखी है और आप पाएंगे कि वो काम करती है। बूढ़ा कौन है? हु इज ओल्ड। ये कैसा है, आप अपनी क्रोनोलॉजिकल एज को देखिए। मान लो आपकी एज है 25 साल, उसमें 5 साल जोड़ दीजिए, आपको 30 साल का आदमी बूढ़े जैसा दिखेगा। 30 साल वाले को 35 साल का, 50 साल वाले को 55 साल का, और 80 साल वाले को 85 साल का बूढ़ा नजर आता है। अरे अभी तो मैं ठीक हूँ यार, अभी सोचता रहता है, अभी मैं चल सकता हूँ, अभी मैं बोल सकता हूँ, पहुँच सकता हूँ, पहुँच सकता हूँ। यानी हम हमेशा मन से तो ऐसे ही रहते हैं, जवान ही रहते हैं, बूढ़े नहीं होते। तो तन को क्यों बूढ़ा करते हो भाई? इसको भी जवानी रख लो, थोड़ा खेला कूदा करो, दौड़ करा करो, खूब मस्ती से रहो। ओके, तो हमने रिलैक्सेशन की एक्सरसाइज की बात की थी। आप अपना ना जो ये नॉन वर्किंग हैंड है, जो नॉन वर्किंग हैंड, वो एक बार सामने ऐसा लाएं, ऐसे। गुड, लिया है, वेरी नाइस। अब वर्किंग हैंड को इसके नीचे ले जाएं। हाँ, शाबाश, वेरी गुड। अब ये जो एक्सरसाइज कराएंगे, ये बड़ी आसान एक्सरसाइज है, क्योंकि अभी हमने बात की है, मन जो कहता है तन वही तो करता है, तन वही सब कुछ करता है जो मन कहता है। तो हमने ये पोस्चर बना लिया कि नॉन वर्किंग है, जैसे मेरा बायां नॉन वर्किंग है, मैंने सामने ले लिया और वर्किंग को नीचे ले आए। और फिर हमने दूसरा काम करा, दोनों हाथों के पोस्चर को अच्छी तरह से देखा, अच्छी तरह से देखा, एंड देन क्लोज योर आईज, आंखें बंद कर लें, एंड मेक मेंटल इमेज ऑफ द पोजिशन ऑफ बोथ ऑफ द हैंड्स। इसी पोस्चर की मन में इमेज बनाएं एंड स्टार्ट गिविंग a message to your non-working hand. Relax, relax, relax. आप पाएंगे कि आपका नॉन वर्किंग है रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है और रिलैक्स हो रहा है। जब आपको लगे कि ये पूरी तरह से रिलैक्स हो गया है कुछ टाइम में, व्हेन यू थिंक इट इज कम्प्लीटली रिलैक्स्ड, आपकी आंखें भी बंद हैं, योर आइज आर आल्सो क्लोज्ड, हाथ में यू कैन फील रिलैक्सेशन। तो मैं 5 से 0 गिनूंगा, 0 गिनने पर आप अपना वर्किंग हैंड नीचे से हटा लेंगे। 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। वर्किंग हैंड हटा लीजिए नीचे से। गुड, एंड ओपन योर आइज। अपने हाथ पर देखें, अपने हाथ पे देखें। गुड, और अपने आप से सवाल करें, इज इट रिलैक्स्ड? आपको लगेगा कि ये रिलैक्स है, हकीकत ये है ये रिलैक्स नहीं है, राइट? ये रिलैक्स नहीं, हमें लगता है क्योंकि हमने मैसेज दिया है रिलैक्स, तो फीलिंग्स आर जनरेटेड एट माइंड लेवल एंड यू फील इट इज रिलैक्स्ड, अदरवाइज इन फैक्ट इट इज नॉट रिलैक्स्ड। व्हाट इज दैट इंडिकेटर दैट डिटरमाइंस दैट इट इज नॉट रिलैक्स्ड? क्या इंडिकेटर है? यू आर होल्डिंग इट, यू आर होल्डिंग इट, इट मीन्स इट इज नॉट रिलैक्स्ड, इट शुड फॉल डाउन। एकदम ढीला छूट जाना चाहिए। रिलैक्स का मतलब फॉल डाउन, ढीला छोड़ दे, नो कंट्रोल। व्हेन यू रिमूव कंट्रोल ओवर योर बिहेवियर यू फाइंड यू आर रिलैक्स्ड। अपना कंट्रोल हमने छोड़ देना है तो ही आप रिलैक्स होंगे। जैसे आप काम करके आते हैं, बहुत सारा मेहनत का काम करके आते हैं, बिस्तर पर आकर धड़ाम से लेट जाते हैं, कंट्रोल करते हैं क्या? आत्माओं को नहीं करते।
पूरे को ढीला छोड़ देते हैं और आप एकदम शांत अवस्था में चले जाते हैं, यहाँ तक सो भी जाते हैं। तो रिलैक्सेशन अगर हमें चाहिए होता है तो हमें अपने आप को सरेंडर करना आना चाहिए, यानी कि कंट्रोल छोड़ देना आना चाहिए कि वी आर नॉट कंट्रोलिंग इट। इट मीन्स जब हम कहेंगे रिलैक्स तो यू विल लीव कंट्रोल। अगर आप अपने आप को कहेंगे तो भी आप करेंगे। अगर आप अपने आप को कहते हैं कि मेरे हाथ रिलैक्स है मन ही मन में, तो उसके साथ एक एक्शन भी कीजिए, ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स, सर रिलैक्स है, बॉडी रिलैक्स, राइट, यानी कि कंट्रोल छोड़ें। तो हमने इसमें 2 बातें सीखी। नंबर 1, हमने सीखा कि हमारा एटीट्यूड फेवरेबल होना चाहिए, कन्विक्शन होनी चाहिए कि इट वर्क्स फॉर अस। सेकंड, वी शुड नो हाउ टू रिलैक्स। रिलैक्सेशन का जो पहला स्टेप होता है वो आमतौर पर फोकस अटेंशन से शुरू होता है। आप ध्यान ले जाते हैं, फिर ध्यान को हटाते हैं तो रिलैक्स हो जाते हैं। तो इस प्रकार रिलैक्सेशन, ये 2 चीज़ों में अगर हम अपने आप को सोचते हैं कि पारंगत हैं, वी आर गुड इन दीज 2 थिंग्स, तो फिर सेल्फ हिप्नोसिस इज नॉट ए बिग इशू। तो आप खुद भी सेल्फ हिप्नोसिस कर सकते हैं, दूसरे को भी इसमें मदद कर सकते हैं। तो हमें रिलैक्स होने की प्रैक्टिस करना है, राइट। तो रिलैक्स होने के लिए एक आसान तरीका ये है, क्योंकि आपके पास जो भी क्लाइंट आते हैं, अगर आप जो भी काउंसलर हैं, कोई खुशी मन से तो नहीं आता है, सभी तो दुखी हैं, परेशान है, तभी तो आपके पास आए हैं। वो हेल्प कौन चाहता है? जहाँ पे कोई कमी महसूस होती है, प्रॉब्लम महसूस, तभी तो हेल्प चाहता है ना। वो पहले ही कष्ट के अंदर है, उसे आप कहें रिलैक्स, वो रिलैक्स कैसे होगा? नहीं होगा। तो आपने एक लंबी प्रक्रिया उसके साथ करनी पड़ेगी, और वो प्रक्रिया आप खुद पे भी कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग योग निद्रा करते हैं, योग निद्रा क्योंकि एक पॉपुलर वर्ड है, आप जानते हैं, इसी को हम मस्कुलर रिलैक्सेशन भी कहते हैं। तो हमें अपनी बॉडी के हर अंग को रिलैक्स करने की आदत होनी चाहिए। वो कैसे होगी? शरीर के हर अंग पर ध्यान जब हम ले जाते हैं, पूरा ध्यान ले गए और ध्यान हटा लिया, बस कितना आसान है। ध्यान ले गए, ध्यान हटा लिया। इसके अनेकों तरीके हैं करने के, अनेकों, लेकिन सिंपलेस्ट मोस्ट, मान लो अपने माथे पर ध्यान ले गए, फील किया माथा इज हियर एंड लीव इट कमिंग डाउन। तो अगर इस प्रकार आप आएंगे, यू विल फील रिलैक्स्ड, यू विल फील रिलैक्स्ड। लेकिन हमारा जो मन है ना, वो इमेजिनेशन को समझता है। मन की ये प्रॉब्लम है कि उसकी भाषा तो इमेजिनेशन है। If you create some imagination along with all these activities, you will feel easily you are relaxed, easily। अगर आप उसका कुछ इमेजिनेशन जोड़ देते हैं, तो इमेजिनेशन क्या हो सकता है? इमेजिनेशन एक थॉट भी हो सकता है, इमेजिनेशन कोई वेव, हवा तरंग भी हो सकती है, एक प्रकार की एनर्जी भी हो सकती है। कुछ भी आप इमेजिन करें और उसको साथ रिलैक्सेशन, आपने तो है ना, दूसरी चीज़ एसोसिएशन होती है, उसके साथ जो दूसरी चीज़ जोड़ते हैं वो असर करना शुरू कर देती है। अगर आप उस एनर्जी के साथ रिलैक्सेशन जोड़ देते हैं, एनर्जी स्प्रेडिंग इन योर बॉडी एंड ऑल द ऑर्गन्स इट टचेस विद फील टोटली रिलैक्स, टोटली रिलैक्स। अगर ये करते जाए तो आप देखेंगे आप पूरा रिलैक्स हो जाते हैं। इसकी एक छोटी सी 5 मिनट की एक्सरसाइज कर लेते हैं, कर लेते हैं, वेरी गुड। तो हाँ, इसके लिए हम ऐसे करेंगे, आराम से बैठ जाएंगे। रिलैक्स होना है ना, तो सहारा लेके आराम से बैठेंगे, क्योंकि सहारा तो कमज़ोर आदमी लेता है ना। लेकिन अब हमने वही तो करना है, रिलैक्स ही तो होना है। बिल्कुल सहारा लेके बैठ जाएंगे और अपनी इन सुंदर सुंदर आँखों को कुछ देर के लिए बंद कर लें। अपनी आँखें एकदम बंद कर लें। अपना ध्यान सिर के ऊपर ले जाएं, अपेक्स पॉइंट ऑफ योर हेड, सर के शीर्ष बिंदु पर, उसके नीचे खोपड़ी के अंदर अपना ध्यान ले जाएं, एज इफ यू आर लुकिंग इनटू योर ब्रेन। अपने स्कल के अंदर, ब्रेन के अंदर आप जैसे देख रहे हैं, पूरा ध्यान ले जाएं, फोकस ऑल अटेंशन, और ध्यान कुछ देर बनाए रखें। अब थोड़ा सा इमेजिनेशन करना है। इमेजिन करें जैसे उस बिंदु से कोई
रोशनी की किरणें, ऊर्जा की किरणें निकल रही हैं। ऊर्जा की किरणें जैसे रोशनी फैलती है, एक ऊर्जा फैलती जा रही है। धीरे धीरे वो सारी शरीर में फैलती जा रही है। जिस जिस अंग पर ये ऊर्जा जाती है, वो अंग पूरे रिलैक्स हो जाते हैं, पूरे रिलैक्स हो जाते हैं, एकदम शांत हो जाते हैं, एकदम शांत हो जाते हैं। कुछ ही देर में आप पाएंगे आपके पूरे शरीर के अंदर ये विश्राम देने वाली ऊर्जा भरपूर रूप से फैल चुकी है। एंड ऑल ऑर्गन्स ऑफ योर बॉडी फील कंप्लीट रिलैक्सेशन। अभी आप अपना ध्यान माथे पर लेकर आए। You can imagine as if your forehead is covered by these beautiful relaxing rays of energy. पूरा माथा एकदम रिलैक्स जैसे हो गया है, एकदम रिलैक्स हो गया है। Skin is relaxed, bones are relaxed. सभी नस नाड़ियों में दौड़ता हुआ खून, muscles, tissues, cells. And now the energy is flowing down, covering your eyes, eyebrows पे, आँखों पर. Your eyes are comfortably closed. Feel heaviness in your eyes. आँखें बहुत भारी होती जा रही है, इतनी भारी कि खोलना भी मुश्किल है. Heavier they become, more relaxation and joy. And now the energy is spreading on your nose and cheeks, flowing down on your mouth and chin. पूरे शरीर के अंदर, पूरे चेहरे को ढकती हुई धीरे धीरे ये ऊर्जा और नीचे आ रही है. All the organs above your shoulders are now completely covered by the energy of relaxation. Leave them free, एकदम उनको ढीला छोड़ दें. And bring your attention on your shoulders. You have strong shoulders, very responsible shoulders. Feel relaxation spreading on your shoulders. Relax वही होता है जो शक्तिशाली होता है. You are a powerful mind, powerful body, powerful soul. Feel that relaxation in your shoulders. And allow that relaxation to spread further in the muscles of the hands, elbows, forearms, wrist, palms and fingers. Good. दोनों हाथों को एकदम ढीला छोड़ दें. Let all the discomfort go out through your fingers. You are inhaling positive energy and relaxation. And you are releasing out all the negativity and discomfort. Feel good, remain good. Now take attention to your chest area. Imagine the energy spreading in your lungs, in your heart, making them completely relaxed, flowing down to your liver, stomach, covering all the solar plexus area down to intestine, kidney, bladder. Let all these organs feel relaxation of the energy, all the rays of energy are spreading in your upper back, middle back and lower back. Now take attention to your pelvic region, the leg joints. The energy spreading in all the muscles, in your pelvic zone. आप ये पूरी तरह से इनको रिलैक्स होने दे, ढीला छोड़ दीजिए शरीर को. Slowing down in the thigh muscles, knees, calves, ankle, feet and soles of the feet. Your entire body is now charged by the energy गिविंग कंप्लीट रिलैक्सेशन. पूरे शरीर को ढीला छोड़ दे, इतना शांत और ढीला जैसे शरीर का कोई भी अंग
कहीं पर भी जुड़ा हुआ ना हो, हाथ अलग, पाँव अलग, सर अलग, कंप्लीट रेस्ट। पूरा एंजॉय करें कुछ देर के लिए। अलाउ रिलैक्सेशन टू इंक्रीज विद एवरी ब्रेथ। हर सांस के साथ, हर दिल की धड़कन के साथ शरीर में बढ़ते हुए आनंद को महसूस करें। यू आर ए पावरफुल सोल, पावरफुल माइंड, पावरफुल बॉडी. Live with this for a while. After a while, I'll count 1 to 3. In your case, you can count mentally, but this time I'll count. And with the count of 3, you will open your eyes feeling charged with energy. Good. 1, 2, and 3. Anytime you can open your eyes. Take your own time. Feel relaxed, feel powerful. अपने आप को बहुत पावरफुल, बहुत रिलैक्स महसूस करते हो. जस्ट वंडरफुल, जस्ट वंडरफुल. जब आप आंखें खोलें तो अपने दोनों हाथों को रब करें पूरी ताकत के साथ. गुड. जब हाथ रब करते हैं तो सारी एनर्जी चार्ज हो जाती है. अगर फिर भी सुस्ती रहती है तो दोनों हाथों की मुट्ठी इतने जोर से बंद करें, चेहरे को लाल होने तक ऐसे रोक के बंद करें बिल्कुल. Then Mr. MP Singh's show off the audio. Mr. MP Singh's audio is on. Can it be switched off? Thank you. तो जब भी कभी सुस्ती आए तो अपनी ताकत दिखा दो अपने जिस्म को कि मेरे अंदर है. और ये मुट्ठी करते हैं तो भी ताकत आ जाती है. यू आर पावरफुल पर्सन. जोर से बंद करें जब तक चेहरा लाल ना हो. रोक के रखे सांस को, फिर छोड़ दें. 2-3 बार करें, सारी सुस्ती दूर. आसान है. या इसी प्रकार की कोई भी स्ट्रेचिंग एक्टिविटी आप कर सकते हैं. अगर इतना कष्ट नहीं करना है तो 10-20 स्टेप वॉक कर लें तो भी हो जाएगा. शरीर वॉकिंग भी बहुत काम करती है. तो ये हमने देखा कि रिलैक्सेशन की हमारी प्रैक्टिस होगी तो हम ट्रांस में बहुत जल्दी जाएंगे. हकीकत ये है जब रिलैक्स होते हैं तो हमारी ब्रेन वेव चेंज हो जाती है. ब्रेन वेव चेंज हो जाती है तो हिप्नोटिक स्टेट के अंदर हम आ जाते हैं. इसमें एक खतरा है, सिर्फ एक खतरा है, वो है नींद आने का खतरा. उस खतरे से बचने के लिए हम कहते हैं हर शरीर के अंग पे ध्यान ले जाओ ताकि आपकी अवेयरनेस बनी रहे, आप जागते रहें. आपको जागना भी बहुत ज़रूरी होता है. सो गए तो हिप्नोटिक स्टेट नहीं रही ना, फिर तो आप सीधे डेल्टा में गए, निद्रा में चले गए हैं. तो आपको अपने आप को अवेयर भी रखना है क्योंकि उसके बाद आपने हीलिंग करनी है अपनी, क्योंकि हीलिंग का प्रोसेस बाद में आता है. तो ये 2 चीज़ों की प्रैक्टिस हमारी होनी चाहिए. एक तो हमारा हिप्नोटिक एटीट्यूड और दूसरा हमारा रिलैक्स होने की हमारी प्रैक्टिस रहनी चाहिए. तो अगर हम ये प्रैक्टिस करते हैं तो हम सेल्फ हिप्नोसिस में बड़े आराम से जा सकते हैं. ओके, अब हम आगे बात करते हैं. पता नहीं, खैर. हाँ, ओके. अब बात करते हैं कुछ टेक्निक्स की बात करेंगे. सिंपल टेक्निक्स की बातें करेंगे जो ट्रेडिशनली चलती आई है. कुछ टेक्निक्स की बातें करेंगे और हम देखेंगे कि हमने उसको उस रूप में तो कभी देखा ही नहीं कि हिप्नोसिस है. हम मेडिटेशन को बड़े आदर से लेते हैं, नाम को समझते हैं बहुत बढ़िया चीज़ है. हिप्नोटिज्म नाम जोड़ा तो कोई चोर उचक्का टाइगरा पता नहीं क्या क्या लोग बोलने लग जाते हैं, लुटेरा, या आंखें लूट लेंगे, पता नहीं क्या क्या टीवी पे आता है. जबकि ब्रेन वेव्स दोनों में सेम होती है. जब आप अल्फा स्टेट में होते हैं तो आपको पता कैसे लगता है. देखो शरीर तो ढीला हो जाता है
उसमें आपको गाइडेड इमेजरी आपकी बनना शुरू हो जाती है, यानी जो गाइड किया जाता है उसमें आपकी इमेजिनेटिव पावर जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। काफ़ी सारे लोगों का विजुअलाइजेशन बन जाता है और इमेजिनेशन तो हर एक का हो जाता है, यानी कि वो इमेजिनेशन गाइडेड होता है जब आप अल्फा में रहते हो। जब आप गहराई में जाना शुरू करते हैं, जब थीटा में जाना शुरू करते हैं, थीटा क्या होता है, डीप हिप्नोटिक स्टेट होती है या डीप मेडिटेटिव स्टेट होती है वो, उस वक्त आपकी ड्रिफ्टिंग शुरू होती है। ड्रिफ्टिंग यानी आपका ध्यान भागना शुरू होता है, यानी आपका माइंड कंट्रोल छोड़ने लगता है, कॉन्शियस माइंड। उस वक्त आपको ऑटोमेटिकली भी आपकी इमेजरी बनना शुरू हो जाता है, ड्रीम लाइक सिचुएशन। अगर आप क्लाइंट को थोड़ी देर छोड़ देंगे तो उसके मन में इमेजिनेशन बनना शुरू हो जाएगी, कुछ ना कुछ वो डेवलप करना शुरू कर देगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि उस वक्त उसका कॉन्शियस कंट्रोल बहुत घट चुका होता है। ऐसा नहीं कि जीरो होता है, कंट्रोल होता है, लेकिन उसका जो माइंड है इतना ईजी हो जाता है, इतना ईज में आ जाता है कि वो ड्रिफ्ट भी होता है और वो ड्रीमी स्टेट भी बनाना शुरू कर देता है। और वो भी हीलिंग के लिए, ये दोनों ही स्टेट चाहिए हमें, थीटा और अल्फा, ये दोनों स्टेट हीलिंग के लिए प्रयोग होती हैं। जो डेल्टा स्टेट है, डेल्टा स्टेट हीलिंग के लिए नहीं होती, वो निद्रा के लिए होती है, और निद्रा के अंदर सेल्फ हीलिंग होती है। जो नींद की स्टेट है ना, वो हीलिंग स्टेट ऑटोमेटिकली है, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती, अपने आप हील होते हैं आप। यानी जो 3 मेजर सेक्शन बन गए, जो वेकिंग स्टेट था हमारा, जिसमें हमने आमतौर पे देखा कि बीटा में होते हैं, तो हमारा एनर्जी कंजम्पशन की ज़्यादा स्टेट होती है, वो उसमें हमारी एनर्जी मैक्सिमम कंज्यूम होती है। और जब आप अल्फा और थीटा में होते हैं, जो 2 स्टेट उसके बाद की होती हैं, ये रिपेयरिंग स्टेट्स हैं। एट द टाइम यू आर रिपेयरिंग, यानी ये इलाज करने की स्थितियाँ हैं, यहाँ पर आप इलाज कर सकते हैं। तो इलाज करने के लिए संदेश देना पड़ता है, इमेजिनेशन करनी पड़ती है, वो डिटेल हम कल करेंगे थोड़ा, लेकिन आज तो ट्रेडिशनल बातें हमने समझना जरूरी हो गया है। तो क्लाइंट को जगता रखने के लिए उससे इंटरेक्शन की जाती है। अगर क्लाइंट से बात करें तो अगर हम खुद कर रहे हैं तो हमें भी तो जागना है ना, हमें जागना है तो हमें भी अपने आप से इंटरेक्ट करना होता है, यानी अपना ध्यान में कॉन्शियसनेस कुछ बना के रखना होता है, नहीं तो हम सो जाते हैं और जो पर्पस है जो करते हैं उससे हम विमुख हो जाते हैं, वो रह जाता है, उसका ध्यान रख के हमने जागना होता है। तो जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं, 3 टेक्निक्स के बारे में बात करूँगा मैं अभी। सबसे पॉपुलर टेक्निक जिसके बारे में हम जानते हैं वो मंत्रा है। मंत्र तो हम सब ने सुने होंगे ना, सभी जानते हैं, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, इस प्रकार बहुत सारे मंत्र हैं और अलग अलग धर्मों में इनको अलग अलग नामों से भी बोला जाता है, लेकिन होती है वर्सेस ही हैं, ये मंत्र ही होते हैं सारे। तो मंत्र की टेक्निक हम जानते हैं, सुना है, और उस मंत्र को करने के भी कई तरीके, 2 प्रकार के मंत्र होते हैं। एक तो एक श्लोक के रूप में होता है, जैसे आप कोई भी मंत्र, जैसे ओम भूर्भुवस्सुः आप करते हैं, ये क्या है, एक श्लोक के रूप में मंत्र है। और दूसरा होता है एक वर्ड का मंत्र होता है, जैसे अकेले में ओम कह देते हैं मान, या आप कुछ भी करते हैं, राम भी कह सकते हैं, अल्लाह भी कह सकते हैं, आप यहाँ पे वाहिगुरु, जो भी आपके मन में आए, क्योंकि वो वर्ड में जो पावर है वो तो है, उसके बारे में हमें नहीं ज़्यादा पता, लेकिन है, लेकिन उसके साथ जो एसोसिएशन माइंडेड डेवलप करा है, दैट इज़ द रियल पावर। जो हमने उसका मीनिंग समझा है वो असल पावर है। इसलिए आप देखेंगे हिंदुस्तान के अंदर जो नाम रखे जाते थे वो दे वर ऑल मीनिंगफुल, वो अच्छे अच्छे नाम होते थे, बार बार रिपीट किया जाए तो वो गुण इंसान के अंदर आना शुरू हो जाता था। इसलिए मीनिंगफुल नाम रखे जाते थे हमारे यहाँ, अच्छी चीज़ों के साथ जो रखे जाते थे, राइट। तो बार बार उसको रिपीट करने से वो स्वीकार क्योंकि हो जाता है, हमारे व्यवहार के अंदर वो चेंजेस आना शुरू हो जाती है। तो मंत्र आप देखेंगे, आप कुछ लोग देखेंगे वो माला जपते हैं, देखा होगा ना आपने, माला पहनते हैं 108 मनके की, और यहाँ ले लेंगे राम 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 राम, मंत्र कर रहे हैं, राइट, ओम ओम ओम। एक तो तरीका ये है इसका कहने का। अब लोग कहेंगे आपका ध्यान तो इधर है, आप ये बोल रहे हैं नौटंकी का, कुछ भी कहें लोग, लेकिन इसके अंदर हकीकत क्या है?
जब आप एक ही वर्ड को बार बार रिपीट कर रहे हैं, यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट इट. व्हेन यू आर नॉट थिंकिंग, योर कॉन्शियस माइंड इज ड्रिफ्टिंग अवे. जहाँ आप चिंतन का प्रयोग नहीं कर रहे तो आपका अवचेतन मन तो सामने आएगा ही आएगा, क्योंकि दोनों में से एक को तो आगे रहना है, एक को उसके सपोर्ट सिस्टम में रहना होता है. तो जब बार बार एक ही वर्ड कहना, यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट इट, इवन जो मंत्रा होता है वो आपको इतना कंठस्थ हो जाता है, उसके बारे में आप सोचते नहीं है. वो प्रतिवर्ती क्रियाओं की तरह होता है, रिफ्लेक्सिव बिहेवियर की तरह होता है. वो बार 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 एक ही चीज़ आप कहते रहते हैं, तो वो ट्रांस की स्टेट क्रिएट हो जाती है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड विड्रा कर जाता है उस स्थिति के अंदर. तो एक तो ये था जो मंत्रा का जो टेक्निक यूज़ की गई. इसमें मैंने बताया कि एक श्लोक का मंत्र हो सकता है और एक वर्ड का हो सकता है. जब एक वर्ड का मंत्र होता है तो उसको दो ढंग से लोग करते हैं. एक तो जैसे लगातार बोलते जा रहे, जैसे ओम 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 या राम राम वटेवर. दूसरा, सांस के साथ एक बार, जैसे सांस छोड़ते हैं या सांस लेते हैं, वो एक सिस्टम बना लेते हैं. ओ लाइक दिस, जो भी इनका सिस्टम है, यानी एक साथ साथ एक बार कहना, उसकी वाइब्रेशन फील करने के लिए लोग करते हैं. वहाँ भी आपको सोचने की आवश्यकता नहीं होती है. तो ये बहुत मशहूर टेक्निक है जो आज भी प्रयोग होती है, पहले भी होती थी, मंत्र की टेक्निक. दूसरी टेक्निक, मंत्र की टेक्निक आप यूज भी कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं, अभी भी बहुत इफेक्टिव है. दूसरी टेक्निक जो पॉपुलर रही है वो रही है त्राटक. त्राटक आप लोगों ने सुना होगा. त्राटक का मतलब होता है फोकस्ड अटेंशन, संस्कृत वर्ड है ये, एक जगह ध्यान लगाना. तो त्राटक को कुछ लोग हिप्नोसिस के साथ सिनोनिम यूज करते हैं कि हिप्नोसिस का मतलब त्राटक होता है. त्राटक तो फोकस अटेंशन होती है, एक जगह ध्यान लगाना होता है. जब एक जगह आप ध्यान लगा रहे हैं तो बार बार एक ही चीज़ का मैसेज बार बार आपके माइंड में आ रहा है, बिंदु का ही आ रहा है, बार बार वही आ रहा है, आपके कंसंट्रेशन से लोड बढ़ रहा है और सेम मैसेज बीइंग रिपीटेड टाइम एंड अगेन. वो विजुअल ढंग से आ रहा है चाहिए, लेकिन बात तो वही है ना, वो बिंदु बार 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 आ रहा है, तो वो आपको ट्रांस की स्टेट बना देता है. इसमें जो त्राटक वाली जो टेक्निक थी उसमें जो मेन फ़ायदा होता था वो कंसंट्रेशन का भी बड़ा फ़ायदा था. उसका वो कंसंट्रेशन करने की आदत पड़ जाती है. जो जिसको कंसंट्रेशन की आदत पड़ जाती है वो रिलैक्सेशन बहुत ईजिली कर लेता है. जो ईजिली रिलैक्स कर लेता है वो ईजिली ट्रांस में चला जाता है. तो इस प्रकार ये चीज़ें जुड़ी हैं और इन चीज़ों के साथ हमारी साइकिक एबिलिटी भी, जो पैरानॉर्मल एबिलिटीज़ होती हैं, हमारी पीनियल ग्लैंड का जो फंक्शन है वो भी इससे बेटर हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, अब साइकिकली स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं. क्योंकि एवरीबॉडी इज़ बोर्न साइकिक, सभी के अंदर वो गुण होते हैं. बट वी आर नॉट नेचुरली डेवलप्ड पीपल, वी आर सोशली डेवलप्ड पीपल. अगर सोशली डेवलप है तो सोसाइटल नॉर्म के अकॉर्डिंगली वी हैव बीन डेवलप्ड. हमारी नर्चरिंग जो हुई है वो समाज की स्थितियों के अनुसार, उनके नियम के अनुसार हुई है. हम नेचुरल ढंग से नहीं डेवलप हुए हैं. हम पालतू जानवर हैं, हम जंगली जानवर नहीं हैं. जिस जंगली जानवर पालतू जानवर का फ़र्क देखेंगे पावर का, जैसे आप लोगों ने वो सर्कस सा, कौन जेमनी या अपोलो कोई सर्कस, जिन्होंने अपने शेर छोड़े थे जंगल के अंदर, जब एनिमल राइट्स वालों ने करा, उन शेरों को अधिकतरों को कुत्तों ने मार के खा लिया था. क्यों? जो कुत्ते तो जंगली थे, वो नेचुरली डेवलप्ड थे. कुत्ते जो शेर था वो सोशली डेवलप किया गया था, उसे पता ही नहीं था कि शिकार में इतना इजीली कर सकता हूँ, सेल्फ रियलाइजेशन उसको था ही नहीं. तो कुत्ते उसे अटैक करके उन्हें मार के अधिकतर शेरों को मार दिया, कुछ बच गए. तो हम जो है ना, हम सोशली डेवलप्ड हैं, इसलिए हमने जो साइकिक फंक्शन है हमारे आमतौर पे इनइफेक्टिव के बराबर ही, बहुत कम काम करते हैं. अगर उस पर आप काम करना शुरू कर देते हो, कोई भी मेडिटेटिव फंक्शन करना शुरू करते हो, तो ऑटोमेटिकली वो जंग भी उतरना शुरू हो जाता है और वो भी आपका फंक्शनैलिटी आपकी बढ़ जाती है. तो त्राटक करने के अनेकों तरीके हैं. ध्यान ही तो लगाना है, ये ध्यान बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है, लेकिन मेनली बाहर से शुरू करते हैं कि बिंदु पे त्राटक करता है. बिंदु पे ध्यान लगा के बिंदु आकर पहले बड़ा रखते हैं, कुछ दिन के बाद छोटा पे छोटा घटा देते हैं, यानी उसको समेटते ला रहे होते हैं. कुछ लोग मूर्ति पे करते हैं, कोई मूर्ति बना दी लक्ष्मी की, देवी की, भगवान की, और उसके ऊपर वो ध्यान लगाते हैं.
कुछ लोग सुई की नोक, पत्ते की नोक, अंगूठे का नाखून, इस प्रकार की चीज़ों पर भी करते हैं। कुछ लोग सूरज पे, चांद पे, तारों पे, यानी इसकी इतनी टेक्निक है जितनी आप कहें। फिर लोगों को सवाल आता है कौन सा त्राटक बढ़िया है, ये सवाल आएगा कौन सा बढ़िया है। अरे भाई जहाँ फोकस करके वही बढ़िया है, वही बढ़िया है। तो आप फोकस सावधानी के साथ अगर करें तो त्राटक भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। किसी बिंदु पे देखें, लेकिन अगर आंखें ज़्यादा खुली रहेंगी तो आपका कंट्रोल ज़्यादा बढ़ेगा। ज़्यादा खुली रखने का भी फार्मूला होता है, क्योंकि जब आँखों में दर्द हो तो आँख क्लोज कर लो, फिर थोड़ा खोल लो, इस प्रकार ज़्यादा देर तक रह सकते हैं। और भी ज़्यादा दर्द हो तो फिर आँखें बंद करके थोड़ा सा उनको आराम दे देना चाहिए। खैर, त्राटक के ऊपर अकेले हम एक वर्कशॉप और करेंगे, अकेले त्राटक भी करेंगे आप सकते हैं, वो दैट इज़ रेडी इन लाइन है, वो करेंगे। तो 2 टेक्निक की बात की हमने, मंत्र की बात की और हमने बात की त्राटक की। तीसरी थी इमोशनल चार्जिंग टेक्निक्स, जो सेल्फ हिप्नोसिस कह लीजिए या लोगों को इन्वॉल्वमेंट के लिए करती है, जिसको हम रस बोलते थे। श्रृंगार रस, वीर रस, करुणा रस, सुने हैं ना ये नाम बहुत सारे। ये क्या है? ये चार्जिंग टेक्नोलॉजी है। ये आपको चार्ज करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये कि आप इससे चार्ज हो जाते हैं। जब युद्ध होता है तो वीर रस का प्रयोग होता है, वीरता की बातें की जाती हैं। पहला मारो दूजा मर जाए, तीजा खौफ खाए मर जाए, ऐसे बोलते हैं ना कि तू इतना पावरफुल है, तेरे से तो लोग ऐसे बढ़ते चले जाते हैं। वो सेल्फ बिलीफ दिलाने के लिए शादी ब्याह के अंदर गीत गाए जाते हैं, रोमांटिक गाने होते हैं, हंसी मजाक के होते हैं, प्यार मोहब्बत के होते हैं, क्योंकि वो श्रृंगार रस की बात होती है वहाँ पे। इस प्रकार जो ये रस थे हमारे नवरस की हम बातें करते हैं, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया है हमारी इमोशंस का, क्योंकि अगर हमारी इमोशन इन्वॉल्व हो जाती हैं तो हमारी एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है। जब हमारा बच्चा किसी और के बच्चे से लड़के आता है तो फिर भी हम अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करते हैं। कई बार ये जानते हो गलत है, अकेले में बेशक धमका दो लेकिन उनके सामने उसको प्रोटेक्ट करेंगे। क्यों? इमोशंस। और इमोशंस का यूज करके ही हमें इमोशनल फूल बनाया जाता है। हिंदुस्तान के अंदर इतनी जातियाँ, इतनी कैटेगरियाँ, इतने रिलीजन, इतने रीजन, सबको क्लासिफाई कर दो, कोई एकदम इमोशन जनरेट करके कुछ लोग इनका गलत प्रयोग भी उठाते हैं। तो इमोशन ऐसी चीज़ है जो आपके बिहेवियर को मैनिपुलेट करने में बहुत इजीली काम कर सकती है। तो इन चीज़ों का प्रयोग होता रहा है। जैसे इमोशन का एक आर्मी में आप जाएंगे ना, जैसे आर्मी को उनकी रेजिमेंट बनाई जाती है, कैटेगरी, पंजाब रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, ये अलग अलग रेजिमेंट बनाई जाती है। और रेजिमेंट का एक अलग अलग स्लोगन होता है। जब कोई दो ढंग से इमोशन जनरेट कर दो, स्लोगन हर एक का अलग अलग स्लोगन होता है। जय हनुमान जाट बलवान, ये जाट रेजिमेंट का जैसे इस प्रकार जो बोले सो निहाल सिख रेजिमेंट का, हर हर महादेव या मराठा रेजिमेंट का, इस प्रकार अनेक बनाए जाते हैं ताकि हम इमोशनली चार्ज हो जाते हैं पर हमारा बिहेवियर उसके अकॉर्डिंगली हो जाता है। तो हर ढंग से यानी पॉजिटिव नेगेटिव हर ढंग से प्रयोग लोग इसका करते रहे हैं। तो सेल्फ हिप्नोसिस के अंदर जो भी हम अपने आप को संदेश देते हैं, अगर वो इमोशनली चार्ज संदेश है तो दैट बिकम्स पार्ट ऑफ आवर बिहेवियर। इसकी थोड़ी सी डिटेल कल भी करेंगे हम इसके ऊपर, क्योंकि सजेशन में क्या क्या ध्यान रखा जाता है। तो हमने 3 प्रकार का टेक्निक्स की बात की, त्राटक बेस्ड यानी कि फोकस अटेंशन बेस्ड, इसका बहुत प्रयोग होता था और इसकी बहुत सारी वैरायटी होती हैं। जैसे होलोग्राफिक जो त्राटक होता है उसमें इमेज, छुपी हुई इमेज बनाई जाती है, नक्शे वगैरह राजे महाराजे बनाते थे जैसे, इनका अलग अलग प्रयोग भी होता है। और दूसरा हमने कहा कि मंत्र का, आज भी हम सभी मंत्रों का प्रयोग करते हैं अलग अलग। आप देखेंगे भाई एक शांति मिलती है क्योंकि उसके बाद हमने कुछ एसोसिएट कर दिया गया है, हमारे मन को जो एनर्जी उससे मिलती है। एनर्जी तो मन ही देता है ना, देगा एसोसिएशन के साथ, देगा रेपिटेशन के साथ।
वो हमने चार्ज कर दिया है। और तीसरा इसके लिए इमोशनली चार्ज जो रस हैं, अलग अलग जो रस होते हैं, उन रसों के बारे में बोला जाता है। ये आमतौर पे ये यूज़ होती रही हैं। मैं चाहता हूँ कि अभी 10 मिनट है, 5 मिनट का अगर एक मंत्र की प्रैक्टिस है, सिर्फ 5 मिनट का, उसके बारे में बाद थोड़ा डिस्कस करना चाहेंगे और उसके बाद फिर 5 मिनट में सम अप कर देंगे। 5 मिनट का अगर कोई मंत्र, छोटा मंत्र की बात करते हैं, मान लो ओम तो हम सभी जानते हैं, आप उसकी जगह छोड़ भी रख सकते हैं, कोई एक वर्ड का। हमने ऐसा करना है, आराम से बैठे हम सभी आराम से हैं, आंखें पहले बंद करेंगे और उसके बाद सांस जब लेते हैं तो सांस जब छोड़ते हैं, छोड़ने वाले सांस के साथ मन ही मन एक बार ओम कहेंगे। ओम नहीं, जैसे सांस छूट रहा है, मन ही मन में, बोलना भी नहीं है। ये आप सिर्फ 5 मिनट और एग्जैक्ट 5 मिनट आंखें बंद करके सरेंडर भाव से करिए। इसके बाद में थोड़ा सा इसके ऊपर चर्चा करेंगे और फिर सम अप करेंगे आज का दिन और कल के लिए क्या करना वो बातें करेंगे। तो आपका समय शुरू होता है अब।
धीरे धीरे आप वापस आए, मन ही मन 1 से 3 काउंट करके। कभी भी आप यू कैन चूज टू ओपन योर आईज एनी टाइम बाय काउंटिंग इंटरनली 1 2 3। दिस टाइम आई रिपीट दिस फॉर यू 1 2 and 3। एनी टाइम यू मे ओपन योर आईज। जब आँख खोलें तो दोनों हाथों को अच्छी तरह से जोर से रगड़ें, अच्छी तरह से जोर से रगड़ें, चेहरे पर, बालों पर, थोड़ी स्ट्रेचिंग करें। शाबाश। That's wonderful. You are a powerful soul, becoming more powerful. Good. अभी हमने जो एक्सरसाइज की, हमने एग्जैक्ट 5 मिनट के लिए एक एक्सरसाइज किया। मंत्र का प्रयोग कैसे करते हैं उसका भी एक टेक्निक, मंत्र के जैसे हमने अभी तक 3 टेक्निक ही अब तक हमने बताई, तो उनमें से कोई एक की सांस छोड़ते वक्त मन ही मन में फील, वाइब्रेशन को फील करते हुए इमेजिन करें, बोलते हैं ऐसे लाइक दिस। इसमें अगर आप अपना 5 मिनट की परफॉर्मेंस को अगर आप रिव्यू करें, मैं नहीं चाहता कि आप उसके फीडबैक दें, लेकिन मैं खुद बता देता हूँ। अनेकों बार ऐसा हुआ होगा कि ओम कहते कहते हम भूल गए, अरे ओम बोलना था, फिर दोबारा फिर ध्यान आया, ध्यान हट जाता है और फिर आता है कि हम करते हैं। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, जिसका बारे में लोगों को बहुत गलत फहमी होती है, बहुत गलत फहमी होती है। अच्छा, एक तो ये बात, इसके थोड़ा सा जिक्र करेंगे। दूसरी बात ये टाइम की, 5 मिनट का ये टाइम था, घड़ी देख के 5 मिनट हमने कराई। जब आप हिप्नोटिक स्टेट में होते हैं तो टाइम डिस्टोर्शन हो जाता है। कभी वो स्टेट बहुत लंबी लगती है, कभी बहुत लंबी स्टेट बहुत छोटी लगती है। कई बार भी घंटों तक आप ध्यान में बैठे हैं, आपको लगता है कि 5-7 मिनट हुए। कभी कभी 5-7 मिनट भी आपको लगता है घंटा हो गया, क्योंकि जो सबकॉन्शियस माइंड है टाइम के कॉन्सेप्ट को नहीं समझता है, ये तो वर्तमान को ही समझता है। टाइम को एक 4th डायमेंशन के रूप में हमारा मन समझता है कि 4th डायमेंशन होता है। तो हमारे ये 2 चीज़ें, नंबर 1 हम बीच बीच में बहुत बार भूल जाते हैं, फिर दिमाग में आता है, फिर भूलते हैं। दूसरा टाइम डिस्टोर्शन हो जाता है। टाइम डिस्टोर्शन तो हम समझिए कि माइंड की प्रॉपर्टी है कि वो टाइम को इस रूप में नहीं समझता जैसे हमें समझा जाता है, वो प्रेजेंट ही समझता है। जो भूलने वाली बात है, यहाँ पर लोगों का कन्फ्यूज़न होता है। वो कहते हैं मैं शुरू में मेडिटेशन करता था, क्या ध्यान लगता था, बैठा हूँ 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा, मज़ा आता था, और अब ध्यान भटकता है, ध्यान भटकता है। अब इसको थोड़ा सा समझिएगा। वही गाड़ी पे आ जाओ। पहले दिन गाड़ी आपने चलाई, खूब ठोकी, खूब ध्यान से चलाई, खूब गलतियां करी। दूसरे दिन कम गलतियां की, धीरे धीरे गलतियां घटती गई और आप बढ़ते चले गए, यानी आपकी परफॉर्मेंस बेटर होती चली गई। और आज आप गाड़ी भी चला रहे हैं, यू आर नॉट कॉन्शियस अबाउट इट। आप ब्रेक भी लगा रहे हैं, यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट इट। आप बीच में से मोबाइल भी चेक कर लेते हैं, हालांकि आजकल बड़ा फाइन हो गया है, ध्यान से चेक कीजिएगा या नहीं करिएगा, वो भी आप कर लेते हैं। आसपास भी आप इधर उधर भी देख लेते हैं, आपसे बातचीत भी कर लेते हैं। सो मेनी थिंग्स यू आर एबल टू डू नाउ। और आपकी ड्राइविंग पहले से अच्छी, और आप कहें कि मेरा ड्राइविंग पे फोकस नहीं होता, मैं तो बेकार हो गया। नहीं मेरे भाई, आप ताकतवर हो गए, आपकी ताकत बढ़ गई। नाउ यू कैन मैनेज मोर एक्टिविटीज। सेम इज ट्रू विद मेडिटेशन। तो वो कहते हैं हमारा ध्यान भटकने लग गया, इसकी कैपेसिटी बढ़ गई है। पहले 1 किलो वजन उठाता था, अभी 20 किलो वजन उठा। उस रूप में देखें, कोई टेंशन नहीं है। माइंड हमारा इतना स्ट्रॉन्ग होता है, ये करता रहता है, ये भी चलता है, वो भी चलता है। आपने थॉट दे दिया ना, थॉट इसमें चलता रहता है। तो ये आमतौर पर गलत फहमी हो जाती है। तो ये हमारी ट्रेडिशनल टेक्निक्स आमतौर पर थी जो यूज करते थे। इसके साथ लोगों ने सोचा कि बड़ी कठिन चीज़ें कई,
त्राटक बड़ा कठिन है, मंत्र भी यार सवेरे तो सोने का दिल करता है, उठ के फिर ये मंत्र पढ़ना, ऑफिस की दौड़ धूप होती है हमारे, हम बड़े जल्दी बहाने ढूंढ लेते हैं ना। कमज़ोर आदमी की ये पहचान होती है, बहाने बहुत जल्दी बनाता है, परफॉर्म नहीं करता। हम इस मामले में थोड़े कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो ये हम टेक्निक से बचने के बहाने बना लेते हैं। तो हमने बहुत सिंपल टेक्निक्स इवोल्व करी, बहुत सिंपल, जो कि बड़ी एडवांस भी हैं, ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी हैं, जिनमें से कुछ हम कल यूज़ करेंगे। एक तो हिप्नोटिक मेडिटेशन का एक प्रोसेस करेंगे आते ही, इसलिए मैं चाहूँगा कि अगर 5 बजे ही ना 6 बजे ही अगर आ जाएँ तो अच्छा रहेगा सारे। और एक हम स्विच वर्ड के साथ हिप्नोसिस वो भी करेंगे, एक 3 to 1 बेटी एरिक्सन टेक्निक्स को भी करेंगे। ये 3 तो करना ही करना है। इसके अलावा कुछ चीज़ें और हैं जो हमने समझनी है कि लैंग्वेज पैटर्न हमने कैसे बनाना है, कौन सी बातें जो हमने नहीं बोलनी है, कौन सी बातें किस रूप में बोलनी है, वो बातें भी जिक्र करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, हमने सावधानियाँ क्या क्या रखनी है उसके बारे में भी जिक्र करेंगे। तो ये सारी बातें कल करेंगे। आज जो हमने करा उसको मैं 1 मिनट में एक बार सम अप कर देता हूँ। सबसे पहले हमने बैकग्राउंड और हिस्टोरिकल डेवलपमेंट समझने की कोशिश की थी कि पहले से अब तक कैसे आया। उसके बाद हमने सोचा था कि माइंड के बारे में कुछ बातें की जाएँ, माइंड के क्या क्या रूल्स होते हैं, कॉन्शियस सबकॉन्शियस लेवल पर हमने कुछ चर्चा की थी, और माइंड किस प्रकार मैसेज को स्वीकार करता रहता है, किस प्रकार वो रिजेक्ट भी करता है। फिर माइंड को हमने जोड़ा था हिप्नोसिस से, हिप्नोटिक स्टेट क्या होती है, कैसे हो जाती है, जो कि हम कॉन्शियस माइंड की एक्टिविटीज़ को हम जियोपर्डाइज करके सबकॉन्शियस को एक्टिवेट कर देते हैं, तो फाइट फ्लाइट मैकेनिज्म ट्रिगर हो जाता है और हम हाइपर सुजेस्टिबिलिटी में आ जाते हैं, हिप्नोटिक स्टेट में आ जाते हैं। ये बहुत सारे हैवी वर्ड्स हैं ना, थोड़ा सा लग रहा होगा, लेकिन होता यही है। उसके बाद सेल्फ हिप्नोसिस के बारे में क्या था, इसके लिए क्या क्या एसेंशियल चीज़ें जो हमें आनी चाहिए। जैसे हमने सोचा था कि रिलैक्सेशन आना चाहिए, हमारा एटीट्यूड हिप्नोटिक होना चाहिए, और उसके बाद हमने फिर रिलैक्स होने की कुछ प्रैक्टिस की थी, हिप्नोटिक एटीट्यूड में हेल्प करने वाली कुछ एक्टिविटीज़ की हमने करी थी, और साथ में किस प्रकार बॉडी को रिलैक्स करना है, लूज कैसे छोड़ना है, वो भी एक क्रिया हमने करी थी। और लास्ट में हमने कुछ ट्रेडिशनल टेक्निक्स जो कि बहुत इफ़ेक्टिव है, आज भी इफ़ेक्टिव हैं, और जिनके साथ अधिकतर लोगों का विश्वास भी जुड़ा हुआ है, वो 3 टेक्निक्स के बारे में कुछ चर्चा की और कुछ एक्सपेरिमेंट भी करा। तो आज के लिए तो यही करेंगे, क्योंकि अब आपका टाइम भी हो गया है, और उसके बाद कल फिर से करेंगे, क्योंकि ज़्यादा प्रैक्टिकल बातें कल होंगी। थ्योरी अधिकतर आज हो गया है, थोड़ी बहुत थ्योरी होगी, कल अधिकतर फिर वो करेंगे, उसके लिए तैयार रहना है। और आज आप कुछ भी मस्ती कीजिए अपने आप को, लेकिन अच्छे से लेसन देखिए, मस्ती से आनंद से सोइए। ये जीवन बहुत खूबसूरत है, एक अपॉर्चुनिटी है ये, इसको जीने की और फुलेस्ट जीने की, बस उसको एंजॉय कीजिए। फील गुड, रिमेन गुड। आप देखेंगे जब आप खुश रहते हैं तो देखने वाले को भी खुशी मिलती है। किसने आपको हक दिया है कि आप मुंह चढ़ा कर रहें, बदसूरत शक्ल बना के रहें, और दूसरे को भी आप ट्रबल दें, उसको बुरा लगता है। हम अपने को ट्रबल दें, दूसरे को दे रहे हैं। इसलिए खुश रहना अच्छी बात है, मस्ती में रहना अच्छी बात है। जो होना है सो होना है, अपना फर्ज है करने का। गीता में भी यही लिखा है ना, और गीता की पूरी थोड़ी सी बातें करेंगे, क्योंकि गीता का मैंने एक ट्रांसलेशन करा, उसके बारे में थोड़ी सी बात आप लोगों को बताऊंगा। उसके ऊपर काउंसलिंग थेरेपी के 18 स्टेप्स भी बनाए हैं, वो भी बताएंगे कभी। ओके, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आई एम ब्लेस्ड टू हैव यू। Thank you very much. God bless you.